गुरुजी चियोंगमून कबीले के मुख्य घर में रहते हैं। चियोंगमून कबीले के मुखिया परिवार का हिस्सा होने का मतलब था कि अमर युद्ध सम्मेलन में शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त करना अनिवार्य था। चियोंगमून कबीले में गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक था। एक साधारण कबीले के लिए, मुझ जैसे किसी आम आदमी का कबीले के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक पर बैठे किसी बुजुर्ग से अचानक मिलना लगभग असंभव होगा। बेशक ये तब की बात है जब वह एक साधारण कबीला हो। चियोंगमून कबीले द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सम्मेलन के आवेदकों से अनुरोध है कि वे इधर आएं। अपने संस्थापक सर चांगहो के पदचिन्हों पर चलते हुए चियोंगमून वंश युद्ध के सिद्धांत का आदर करता था। चियोंगमून वंश के सदस्यों के लिए आयोजित अमर युद्ध सम्मेलन के अलावा वे हर कुछ वर्षों में चिशोधन के साधकों को एक प्रशिक्षण सम्मेलन और बाहरी वंश सदस्यों की भर्ती के लिए एक स्पैरिंग प्रतियोगिता के लिए एकत्रित करते थे। प्रशिक्षण सम्मेलन के विजेता, उपविजेता और तीसरे स्थान पर आने वाले सभी प्रतिभागी बाहरी सदस्य के रूप में चोंगमून कबीले में प्रवेश करेंगे, जबकि अन्य फाइनलिस्ट परिवार के निचले स्तर के साधक बनने का अधिकार प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रशिक्षण सम्मेलन का विजेता चियोंगमून कबीले से एक छोटी सी इच्छा व्यक्त कर सकता था, जैसे कि कुछ समय के लिए ची बिल्डिंग के एक बुजुर्ग से मिलकर शिक्षा प्राप्त करना। आपका पंजीकरण पूरा हो गया है, आगे बढ़ें। मैं पंजीकरण डेस्क पर पहुंचा और अधिकारी से कहा, मेरा नाम सियो यून है। मैं ब्योक्रा, चेओनसाइक शहर से हूँ। मेरी साधना पंचतत्वों के 9वें स्तर की है। मैं पृथ्वी तत्व की विधि का अभ्यास कर रही हूँ। क्यूई शोधन का 9वां सितारा। अधिकारी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। वह ची शोधन के 6ठे स्तर पर चियोंगमून कबीले का एक बाहरी सदस्य था। नहीं, वरिष्ठ, आपके स्तर को देखते हुए आपको प्रशिक्षण सम्मेलन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। बस बाहरी सदस्य भर्ती के लिए आवेदन करें और साक्षात्कार पास करें, आपको तुरंत स्वीकार कर लिया जाएगा। निम्न श्रेणी के अधिकांश चिशोधन साधक लगभग दूसरे या तीसरे स्तर के थे और अधिकांश बाहरी सदस्य चौथे से 9वें स्तर के बीच थे। इस स्तर से ऊपर के साधकों को चोंगमून कबीले द्वारा लगभग रक्त संबंधियों के समान माना जाता था। आरोहण द्वार खुलने से पहले चिशोधन के साधक पूरे महाद्वीप में आम थे और 9वें तारा स्तर पर होना सामान्य बात मानी जाती थी। लेकिन अब कई शक्तिशाली साधना संप्रदायों के उच्चतर स्तरों पर पहुंचने के साथ साधक दुर्लभ हो गए हैं और चिशोधन के 9वें तारा स्तर पर होना भी अत्यंत सम्मान की बात है। प्रशिक्षण सम्मेलन के आमतौर पर विजेता 5वें या 6ठे स्तर के चिशोधन साधक होते थे, लेकिन अब मेरे जैसा एक शक्तिशाली प्रतिभागी सामने आया था। जब मैंने चारों ओर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि अन्य प्रतिभागी खांस रहे थे और मेरी ओर देखने से बच रहे थे। हाँ, लगता है कि चोंगमून कबीले के पंजीकरण डेस्क पर नए आने वाले लोग काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं। चलिए मैं आपको सही जगह पर ले चलता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। मैं हमेशा से चोंगमून कबीले के प्रशिक्षण सम्मेलन का प्रशंसक रहा हूँ। कृपया मुझे इसमें भाग लेने की अनुमति दें। लेकिन मुझे पता है कि ची बिल्डिंग के साधकों को छोड़कर चियोंगमून कबीले द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सम्मेलन में कोई भी भाग ले सकता है। ओह, मेरी भागीदारी में कठिनाई होने के बावजूद मेरी जिद से परेशान होकर अधिकारी ने आह भरी और मेरा पंजीकरण कर लिया। मैं अपने आसपास के अन्य साधकों के बदलते विचारों को देख सकता था। जैसे ही मैं पंजीकरण क्षेत्र से बाहर निकला और इमारत से बाहर जाने लगा, मुझे अंदर से राहत की सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। वह एक घटिया चरित्र है। क्या वह जूनियर खिलाड़ियों को कुचलकर सीधे चोंगमून कबीले में प्रवेश करने जा रहा है? हम ची रिफाइनिंग के 9वें स्टार को कैसे हरा सकते हैं? क्या हमें उसे यूं ही छोड़ नहीं देना चाहिए? दुर्भाग्यवश मेरी चेतना के दायरे से बाहर भी मैं उनकी शिकायतों और कुंठाओं को सुन सकता था, क्योंकि कायाकल्प और आंतरिक कोर के निर्माण के बाद मेरी सुनने की क्षमता संवेदनशील हो गई थी। मुझे इसके लिए खेद है। आमतौर पर एक साधारण बाहरी सदस्य को चोंगमून कबीले के किसी बुजुर्ग से मिलने का मौका तब तक नहीं मिलता जब तक कि वह कोई महत्वपूर्ण योगदान न दे। लेकिन प्रशिक्षण सम्मेलन के विजेता के रूप में मामला अलग है। इसके अलावा इस जन्म में मेरा चोंगमून कबीले में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। प्रशिक्षण सम्मेलन के सभी विजेता बाहरी सदस्य नहीं बनते। यदि मैं अपनी पात्रता छोड़ देता हूं तो यह स्वाभाविक रूप से किसी और को मिल जाएगी। सहभागिता पट्टिका को हाथ में लिए मैं विश्राम करने के लिए चोंगमून कबीले के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। 1 माह बाद प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्धरण चिन्ह ... विजेता हैं सियो यून और स्वाभाविक रूप से मैं जीत गया। कहने को तो कोई वास्तविक मुकाबला था ही नहीं। ची रिफाइनिंग के द्वितीय या तृतीय स्तर के प्रतिभागियों ने मुझसे मिलते ही हार मान ली। चौथे और 5वें स्तर के साधक मेरे एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सके। चिशोधन के 6ठे स्तर के साधक, जिन्होंने 8 त्रिग्राम पूर्ण पद प्राप्त कर लिया है, मंत्रों की प्रतियोगिता में कुछ हद तक मेरा मुकाबला कर सकते थे, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति में भारी अंतर के कारण वे फिर भी हार गए। अब मैं अपनी ताकत के दम पर निचले स्तर के ची रिफाइनिंग साधकों को भी हराने में सक्षम था। काश दूसरे और तीसरे स्टार पर मौजूद लोगों ने मुझे और अधिक साहपूर्वक चुनौती दी होती,
प्रतियोगिता के बाद चोंगमुन कबीले ने शायद उन्हें कोई पद दे दिया होता। चिशोधन के उन साधकों को देखकर जिन्होंने मुझे देखते ही तुरंत हार मान ली, मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। चियोंगमुन कबीले की युद्ध कला के प्रति श्रद्धा को जानते हुए मुझे यकीन है कि वे युद्ध भावना के प्रदर्शन की भी सराहना करते। प्रतियोगिता के विजेता को चियोंगमुन कबीले का बाहरी सदस्य बनने के लिए आधिकारिक अनुशंसा और एक इच्छा पूरी करने का अवसर दिया जाता है। यदि कोई चिशोधन साधक उचित इच्छा व्यक्त करता है तो कबीला उसे अवश्य पूरा करेगा। क्या आपके मन में कोई इच्छा है? इस प्रतियोगिता की देखरेख करने वाले व्यक्ति चियोंगमुन बुक थे, जिनसे मैं पहले भी मिल चुका था। मैंने चियोंगमुन बुक से कहा कि मैं चियोंगमुन रेयोंग से मिलना और उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। चियोंगमुन रेयोंग, आप कह रहे हैं? वह मेरा चचेरा भाई है और वास्तव में बुनियादी मंत्रों और संरचनाओं में उससे बेहतर कोई नहीं है। मैं बाह्य सदस्यता के लिए सिफारिश वापस करना चाहूंगी। अमृत शोधन, कलाकृति शोधन और निर्माण, ये 3 कलाएं हैं। चियोंगमुन रेयोंग इनके नेता हैं। रुको, तुमने क्या कहा? चियोंगमुन बुक की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मेरा इरादा ग्रैंड मास्टर चियोंगमुन रेयोंग से मिलना था, जो बुनियादी मंत्रों और संरचनाओं के विशेषज्ञ हैं। क्या तुम किसी साधक कुल के बाहरी सदस्य बनने के महत्व को नहीं समझते? मैं पूरी तरह समझता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मुझे किसी भी साधक कुल के नियमों से बंधे बिना मिलना चाहिए। मुझे जिन कबीले में अपने शिष्यों की कुशलक्षेम का भी पता लगाना था। विजेता होने के नाते आपको आमतौर पर मुख्य परिवार के एल्डर रेयोंग से मिलने के लिए 1 घंटा मिलता है। यदि आप बाहरी सदस्य बन जाते हैं तो मैं आपकी मुलाकात का समय 3 घंटे तक बढ़ा सकता हूं। फिर भी मना कर रहे हैं? मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए क्षमा चाहता हूं। छी, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही करो। चियोंगमुन बुक ने मेरी ओर असंतुष्ट भाव से देखा, प्रतियोगिता में दूसरे और तीसरे स्थान की घोषणा की और बताया कि 2 दिनों में एक छोटी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें मेरे द्वारा छोड़ी गई अनुशंसा को प्रदान किया जाएगा। कुछ दिनों बाद मैं चियोंगमुन बुक के साथ चियोंगमुन कबीले के क्षेत्र में दाखिल हुआ। चूंकि मैं बाहरी सदस्य नहीं था, इसलिए हम मुख्य घर के बजाय एक कम महत्वपूर्ण क्षेत्र में मिले। मैं चियोंगमुन बुक के पीछे पीछे उस इलाके में स्थित एक पुराने फूस की छत वाले घर तक गया। ये सरल लेकिन साफ सुथरा घर मेरे मालिक के लिए बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होता था। रियोंग, ये वही व्यक्ति है जिसने तुमसे मिलने का अनुरोध किया था। मैं उसे यहीं छोड़ देता हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। मैं व्यस्त हूँ, इसलिए रुक नहीं सकता। अपना ख्याल रखना, भाई। घर के अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आए और चियोंगमुन बुक एक उड़ने वाली कलाकृति पर सवार होकर उड़ गया। मैंने गहरी सांस ली, घर के सामने घुटने टेके और पूरी तरह से झुककर प्रणाम किया। आप क्या कर रहे हो? चियोंगमुन रेयोंग ने मेरी गतिविधियों को अपनी चेतना के माध्यम से भांपते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे ग्रैंड मास्टर चियोंगमुन रेयोंग से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो संरचनाओं और बुनियादी मंत्रों के क्षेत्र में एक अग्रणी है। बड़ी बड़ी बातें करने वाला। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। अंदर आइए, देखते हैं आप क्या बात करना चाहते हैं। दरवाजा खुला और मैं सावधानी से अंदर चला गया। उसने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि एक किताब पर टिप्पणी करने में व्यस्त था। जिस दिन हमारी मुलाकात हुई उस दिन भी वह अपना नियमित काम जारी रखे हुए था। सच में, तुम बिल्कुल नहीं बदले। क्या बात है? बस मुंह फुलाकर खड़े मत रहो। अगर कुछ पूछना हो तो पूछो। मैं व्यस्त हूँ, इसलिए जल्दी पूछो। समझा। मैं बैठ गया और मैंने उससे उन चीज़ों के बारे में पूछा जो मुझे 3 प्रतिभाओं के 11वें सितारे, यिन यांग एकता के 12वें सितारे और एक उत्पत्ति के 13वें सितारे के बारे में समझ में नहीं आई थी। मेरे विस्तृत प्रश्नों को सुनकर चियोंगमुन रेयोंग ने टिप्पणी करना बंद कर दिया और मेरी ओर देखा। जितना तुम दिखते हो उतने सही नहीं हो। चलो तुम्हारे सवालों का जवाब देते हैं। हमने 1 घंटे तक गहन चर्चा की। 1 घंटे बाद मुझे बर्खास्त करने का अधिकार रखने वाली चियोंगमुन रेयोंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, चलिए 1 घंटा और जोड़ देते हैं। लगता है आप में बहुत जिज्ञासा है। 1 और घंटा बीत गया। 1 घंटा हो गया। मैं आपको 1 घंटा और देता हूँ। ध्यान से सुनिए, यिन यांग एकता की अवधारणा इस बारे में है। 3 घंटे बाद उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। इतने कम समय में पढ़ाना ठीक नहीं है। मैं आपको 3 घंटे और देता हूँ। अगर तब तक आपको समझ नहीं आया तो अनुशासन के लिए तैयार रहें। इस प्रकार मैंने पूरी रात चियोंगमुन रेयोंग के साथ बिताई। अगली सुबह मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही है। क्या आपको सिद्धांत समझ में आया? ग्रैंडमास्टर की बदौलत मुझे यह अच्छी तरह समझ में आ गया। मैंने सुना है कि आपने चोंगमुन कबीले का बाहरी सदस्य बनने से इनकार कर दिया। आपकी समझदारी से आप ऊंचे पद पर पहुंच सकते थे और आपको लगभग रक्त संबंधी माना जा सकता था। भले ही आपने सिद्धांत सीख लिया हो, लेकिन उसे व्यवहार में लाना अलग बात है। अगर आप बाहरी सदस्य बन जाते हैं तो मैं आपको औपचारिक रूप से प्रशिक्षण दे सकता हूं। कैसा रहेगा? चियोंगमुन रेयोंग फिर से मेरा गुरु बनने की पेशकश कर रहा था।
मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। ग्रैंड मास्टर, मैं आपके प्रस्ताव की सराहना करता हूँ। हालांकि यदि मैं चोंगमुन कबीले के नियमों से बंधा हुआ हूँ तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिल नहीं पाऊंगा। खैर, जो परोसा हुआ खाना नहीं खाएगा उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। चलो, अब तक तो तुम्हें कम से कम सिद्धांत तो समझ ही आना चाहिए था। मैं खड़ा हुआ, आदरपूर्वक झुककर बोला, एक दिन के शिक्षक, जीवन भर के पिता। आज का पाठ भले ही संक्षिप्त रहा हो, लेकिन मैं आपकी शिक्षाओं को कभी नहीं भूलूंगा। तुम मूर्ख हो। अगर तुम सचमुच मुझे पिता की तरह मानना चाहते थे तो तुम्हें मुख्य घर में ही आ जाना चाहिए था। जाओ, आज के बाद मुझे तुमसे कोई लगाव या रुचि नहीं है। चियोंगमून रेयोंग के घर से निकलने के बाद मैंने एक बार फिर उनके कमरे की ओर झुककर प्रणाम किया और चियोंगमून कबीले के क्षेत्र से निकल गया। एक दिन का शिक्षक, जीवन भर का पिता। मैं आपको नहीं भूलूंगा गुरुजी। समय की नदियों में बार बार यात्रा करते हुए भी मैंने चोंगमुन कबीले का इलाका छोड़ दिया और किम यंग हून और अपने शिष्यों का हालचाल जानने के लिए जिन कबीले के क्षेत्र की ओर चल पड़ा। किम यंग हून के बारे में खबरें उम्मीद से कहीं ज़्यादा आसानी से मिल गईं। उन्हें स्वर्ग तराशने वाला के नाम से जाना जाता था। वह वही व्यक्ति था जिसने पूर्ववर्ती मकली राजवंश के अंतिम सम्राट मकली जंग का सिर कलम किया था और वर्तमान जिन राजवंश के संस्थापक सदस्यों में से एक है। किम यंग हून ने मुझसे विभिन्न मार्शल आर्ट सीखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पिछले जीवन की तरह ही सर्वोच्च शिखर प्राप्त कर लिया है। मकली वंश के अत्याचारों के बारे में जानने और यह जानने के बाद कि सम्राट मकली जंग को मारने से इन अत्याचारों में कमी आएगी, उसने निर्भीकता से महल पर धावा बोल दिया और सम्राट का सिर काट दिया। मकली कबीला क्रोधित हो गया और उसने किम यंग हून के पीछे अपने साधकों को भेजा, लेकिन किम यंग हून ने उन्हें मार डाला। यहाँ तक कि ची बिल्डिंग के साधक भी मारे गए और जिन कबीले ने उसकी क्षमता को पहचानते हुए उसकी रक्षा करने का फैसला किया। ये जानकारी मुझे जिन वंश के एक निचले दर्जे के साधक से मिली थी। वरिष्ठ, क्या आपको चाय पसंद आई? हाँ, ये काफ़ी अच्छा है। ब्योकरा में मुझे शुरू में चोंगमुन कबीले के क्षेत्र को खोजने में कठिनाई हुई, लेकिन यांगुओ में मार्शल आर्ट की दुनिया में अपने दिनों के दौरान व्यापक यात्रा करने के कारण मैं जिन कबीले के मुख्य घर सहित विभिन्न क्षेत्रों से परिचित था। एकमात्र स्थान जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी वह था मकली कबीले का मुख्य घर। ये निम्न श्रेणी का साधक वह व्यक्ति था जिससे मेरा वुलिंग गठबंधन में मुख्य सलाहकार के रूप में अपने दिनों के दौरान संक्षिप्त संपर्क रहा था। उस समय वह एक ऐसा व्यक्ति था जो मेरे और किम यंग हून के सामने गिड़गिड़ाता था और क्यूई रिफाइनिंग द्वितीय स्टार के 36 वर्गीय गैंग डिक्री में मुश्किल से टिका हुआ था। जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं पंचतत्वों तक पहुंच गया हूं तो उन्होंने तुरंत झुककर मुझे वरिष्ठ कहकर पुकारा और मुझे चाय की पेशकश की। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे और यांगुओ में हुई हाल की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आप 36 स्वर्गीय गिरोह के फरमानों में कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं फिलहाल स्वर्गीय क्रूरता के फरमान को अंतिम रूप दे रहा हूँ। क्या आपको इसे समझने में कोई कठिनाई हो रही है? मैंने 36 स्वर्गीय गैंग फरमानों के बारे में विस्तृत व्याख्याएं साझा की और उनकी कठिनाइयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। शुरू में तो उसे दिलचस्पी थी, लेकिन जल्द ही उसमें ऊब और उलझन के लक्षण दिखने लगे, इसलिए मैंने व्याख्यान समाप्त कर दिया। मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुकूंगा। हेवन कटक के संबंध में मेरे आगमन की सूचना जिन कबीले को दे दीजिएगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, साधना से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। राहत महसूस करते हुए चिशोधन के साधक ने सिर हिलाया और जिन कबीले से संपर्क करने चला गया। मुझे समझ में आ गया कि मेरे गुरु मुझे इतना महत्व क्यों देते थे। प्रतिभाशाली लोगों को उनकी शिक्षाओं की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिन्हें आवश्यकता होती है उनमें दृढ़ता की कमी होती है। मुझे थोड़ी सी कड़वाहट महसूस हुई। कुछ दिनों बाद किम यंग हून आ गए। इसका बहुत समय हो गया। हाँ, बिल्कुल, 40 साल बाद हम कुछ पल के लिए असहज स्थिति में खड़े रहे। ऐसा लगता है कि आप एक साधक बन गए हैं। आपकी चेतना और आध्यात्मिक शक्ति। हाँ, मैं ची रिफाइनिंग के मध्य उच्च स्तर तक पहुंच गया हूँ। अच्छा, ये दुनिया साधकों के लिए उपयुक्त है। आप कैसे हैं? कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन किम युंग नहीं। निर्देशक किम यंग हून। मैंने अपना हाथ उठाया और मेरी हथेली के ऊपर एक छोटा सा तारा बन गया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उनकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। चलो एक मैच खेलते हैं। अगर हम दोनों मार्शल आर्ट में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हों तो एक इस तरह का द्वंद्व होगा। वह है। किम यंग हून मेरी हथेली में बने गैंग स्फीयर को खाली निगाहों से घूर रहा था। ट्विच ट्विच, गिरोह के दायरे में निहित दुर्जय इरादों का बवंडर। इसकी अहमियत को समझते हुए किम यंग हून का पूरा शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें फटी रह गईं और वह मुझे घूरने लगा। फिर वह हंसने लगा। हा 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 हा। लड़खड़ाते हुए वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका इरादा, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, एक शानदार सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। मेरे अलावा एक और भी है जो इस मुकाम तक पहुंच चुका है।
वूश, उसका इरादा और भी अधिक प्रज्वलित हो गया, मानो वह अपनी तीव्रता में सूर्य के समान हो। हालांकि मुझे रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। मेरे सामने सूर्य के समान दिखने वाला वह आशय किसी शेर के जबड़े जैसा प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण झपटने के लिए तैयार था। वह उत्साहित है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब तक मुझे लगता था कि मार्शल आर्ट की दुनिया मूर्खों से भरी हुई है। उनमें से अधिकांश शारीरिक युद्ध के द्वितीयक चरण में ही अटके रहते हैं और असाधारण प्रतिभा वाले लोग केवल बुनियादी लाल और नीले रंगों में ही इरादे को देख पाते हैं। अधिक से अधिक वे शिखर पर एकत्रित 3 फूलों तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें शायद 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन रंगों के इरादे दिखाई देते हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई मेरे समान स्तर तक पहुंचेगा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि कोई उत्पत्ति की ओर अभिसरित होने वाली 5 ऊर्जाओं तक पहुंच पाएगा, लेकिन क्रैक क्रैकल, जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थर और रेत ऊर्जा से स्पंदित हो रहे थे। जिन वंश का निम्न श्रेणी का साधक अशुभ वातावरण को भांपते हुए पहले ही बहुत दूर उड़ गया था। 5 ऊर्जाओं का उद्गम स्थल की ओर अभिसरित होने का क्षेत्र, एक ऐसी अवस्था जो पूरे महाद्वीप में कुछ 100 वर्षों में एक बार ही प्रकट होती है। हाँ, ये समझ में आता है क्योंकि यह एक ऐसा ज्ञानोदय है जो व्यक्ति की जन्मजात सीमाओं को उलट देता है। लेकिन यह हमेशा से ही पूरी तरह से खाली रहा है। मैं तनावग्रस्त हो गया। किम यंग हून बहुत उत्साहित हैं, इसका मत, यहाँ तक कि जब मैं साधकों से लड़ता था तो बात सिर्फ स्तर बराबर करने की होती थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो सचमुच मुझसे युद्ध कौशल में बराबरी कर सके। कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी गहरी लालसा को पूरा कर सके। किम यंग हून ने अपनी दाहिनी हथेली खोली। उसकी हथेली के भीतर से एक तारा फूटा और मेरी ही तरह एक गैंगस्फियर प्रकट हुआ। आखिरकार मैं इस दुश्मनी को खत्म कर सकता हूँ। एक शानदार मुस्कान के साथ उसने गैंगस्फियर को उठाया। वूश, गैंगस्फियर घूमा और 3 हिस्सों में बंट गया। फिर वे तीनों फिर से अलग हो गए। 9 गिरोह क्षेत्र। किम यंग हून के पीछे 9 गैंगस्फियर्स कतार में खड़े थे। आइए खेलते हैं। वूश, पलक झपकते ही किम यंग हून की आकृति मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। उसके इरादे को समझने का एक पल भी नहीं मिला। ये तो सरासर रफ्तार थी। मैंने सहज रूप से झुककर खुद को बचा लिया। ये लगभग पूरी तरह से सहज प्रतिक्रिया पर आधारित था। बूम, हवा के टूटने की आवाज गूंजी और किम यंग हून की तलवार ने मेरे बालों को हल्का सा छू लिया। क्या वह पागल है जो मुझे जान से मारने की नीयत से मुझ पर हमला कर रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि 40 वर्षों के एकांत जीवन के बाद अपने ही स्तर के किसी व्यक्ति से सामना होने पर वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। अगर इनकोर द्वारा प्रदत्त प्रतिक्रिया की गति न होती तो मैं मर चुका होता। किम यंग हून का इरादा स्पष्ट था। क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? मुझसे ठीक से भिड़ो। वूश, अचानक किम यंग हून की हथेली मेरे ठीक सामने थी। मेरे सिर को निशाना बनाकर दागी जा रहे गैंगस्फियर की चकाचौंध भरी रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया गई थीं, इसलिए उसकी हरकतें अनियमित और समझने में मुश्किल लग रही थीं। मेरे पिछले जन्म में तो यह महज एक हंसी मजाक वाली नोकझोंक थी। क्या ये किसी अनुभवी गुरु की शक्ति है जो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका है? मैंने अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अपनी ही शक्ति से मुझ पर हमला करने वाले गैंगस्फियर का मुकाबला किया। प्रकाश अचानक फूट पड़ा, जिससे हम दोनों पीछे की ओर धकेल दिए गए। तलवारों और कृपाणों के अनगिनत घावों से चिंगारी निकली, जिससे एक तूफान सा आ गया। मुझे कुछ दूरी बनानी होगी। मैंने तुरंत एक और गैंग स्फीयर बनाया और अगली चाल के लिए तैयार हो गया। तेज, इस तथ्य के अलावा कि वह एक साथ 9 गैंग स्फीयर बना सकता था, वह इतना तेज था कि मुझे प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। ये राहत की बात थी कि किम यंग हून धीमी चालें चल रहा था। अगर उसने अपनी बेहद तेज चालें चली होती तो शायद मैं पल भर में ही मारा जाता। मुझे किसी अधिक एकांत स्थान पर जाना होगा, जैसे कि कोई पर्वतीय घाटी। फिर किम यंग हून ने मेरा सिर पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? शश, धमाका। उसकी हथेली से एक जबरदस्त शक्ति निकली जिसने मुझे बहुत दूर तक उड़ा दिया। मुझे उस हवेली से बाहर फेंक दिया गया जहां चिशोधन का अभ्यास करने वाला साधक रहता था, मनुष्यों से दूर, और मैं शहर के बाहर एक घाटी में जा गिरा। खांसी। मैंने मुंह भर खून थूका और उठ खड़ा हुआ। अगर मैंने सहज रूप से सुरक्षात्मक गांगची का इस्तेमाल न किया होता तो मेरा सिर कुचल गया होता। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे समय रुक गया हो। मेरी प्रतिक्रियाएं, ये सिर्फ आंतरिक कोर का प्रभाव नहीं है। किम यंग हून में कुछ अलग बात है। धड़ाम, ठीक पहले की तरह किम यंग हून अचानक मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गया। ऐसा लगता है मानो किसी फिल्म का एक दृश्य अचानक काट दिया गया हो। ये रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स जैसा नहीं है, जो भ्रम पैदा करने के लिए धारणा को काटता है। वह बस पूरी तरह से बहुत तेज है। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि मेरी प्रतिक्रिया की गति चरम सीमा पर होने के बावजूद भी उसकी हरकतें असंबद्ध और समझने में असंभव लगती हैं। क्या तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक से प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हो?
किम यंग हून ने कुछ पल के लिए मेरी ओर हैरानी से देखा और फिर जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो उसने अपना सिर हिलाया। आहा, मैं समझ गया। आप इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सच है, तो फिर शायद आप इस क्षेत्र की शक्ति का उपयोग करने में निपुण नहीं हैं। यदि आप इस स्तर की शक्ति का सही ढंग से उपयोग करें तो आप आसानी से इतना कर सकते हैं। अब जब मैं इसे देख रहा हूं तो आप एक समय में केवल एक ही गैंग स्फीयर का प्रबंधन कर रहे हैं। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मानो वह आनंद ले रहा हो। खैर, ये प्रतिभा से ज्यादा तकनीक का मामला है। एक बार सीख लो तो आसानी से लागू कर पाओगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, इसलिए अभ्यास करते हुए सीखते रहो। रुको, मैं नहीं हूं। मैं कहना चाहता था कि मैं उसकी तरह युद्ध के दौरान बढ़ने वाला राक्षस नहीं हूं, लेकिन मुझे किम यंग हून की किक को रोकने के लिए तुरंत रक्षात्मक गैंग क्यूई का इस्तेमाल करना पड़ा, जो मेरी ओर अत्यधिक गति से आ रही थी। बूम! मेरे पीछे स्थित लगभग 3 मीटर आकार की एक विशाल चट्टान उत्पन्न हुई बिजली की लहर को सहन नहीं कर सकी और टुकड़ों में बिखर गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ताकि तुम आगे बढ़ सको। उसका इरादा मेरे चारों ओर गूंज रहा है। मैं जीवित रहने और इरादों की दुनिया में प्रवेश करने के लिए पूरी एकाग्रता से काम करता हूँ। उस पल में, क्या 10 किम यंग हून क्यों हैं? मैं जल्दी से अपना ध्यान वास्तविक दुनिया और इरादों की दुनिया के बीच बदलता रहता हूँ। वास्तव में किम यंग हून जैसा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन इरादों की दुनिया में उसके जैसे 10 लोग हैं। ये है, और इरादों की दुनिया में जहाँ किम यंग हून खड़ा था वहाँ वास्तविकता में गैंगस्फियर्स मौजूद थे। एक किम यंग हून और 9 गैंगस्फियर्स। सबसे पहले तो गैंगस्फियर सिर्फ एक बम नहीं है जिसे फेंककर विस्फोट किया जा सके। धड़ाम! 10 किम यंग हून एक साथ मेरी ओर दौड़े। ऐसा लगता है कि उसने अपनी गति पर नियंत्रण कर लिया है और इस बार हमारी प्रतिक्रिया की गति लगभग समान है। हालांकि इरादों की दुनिया में 10 किम यंग हून मुझ पर स्पष्ट रूप से हमला करते हैं। उनमें से किसी एक का भी वार खतरनाक हो सकता है। एक तो अल्टीमेट पिनेकल मास्टर है और बाकी 9 गैंगस्फेयर हैं जो विस्फोट होने पर मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। उफ! सबसे बड़ी समस्या यह है कि गैंगस्फियर्स भी लड़ने के इरादे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो समान स्तर के 10 उस्ताद मुझे घेरकर इरादों की दुनिया में मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। स्वाभाविक रूप से इरादों की इस लड़ाई में मैं अभिभूत हो जाता हूं और किम यंग हून के मुके को अपने बचाव को भेदने देता हूं। धड़ाम! उफ! गैंगस्फियर सिर्फ आंतरिक ऊर्जा का एक संकुचित बम नहीं है। यह एक दूसरा स्वरूप है, एक विभाजित आत्मा है। ये ड्यूल एनर्जी स्वॉर्ड कंट्रोल या ड्यूल एनर्जी सेबर कंट्रोल से कहीं आगे का स्तर है, जहां आप अपनी मंशा और चेतना से हथियार में अगली क्रिया को नियंत्रित करते हैं। यहाँ आप अपना पूरा अस्तित्व इसमें समाहित करते हैं। इसीलिए एक बार जब आप एक गैंगस्फियर को संभालना सीख जाते हैं तो आपकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हम एक दूसरे पर वार करते हैं। अगर मैं शरीर के निचले हिस्से पर हमला करता हूं तो 10 किम यंग हून चारों दिशाओं से मुझ पर वार करते हैं और उनसे निपटते समय एक किम यंग हून का घुटना मेरी कमर पर लगता है। अगर मैं कमर पर वार करता हूं तो 10 किम यंग हून अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके मेरे इरादे को बिगाड़ देते हैं। इसी बीच असली किम यंग हून अपनी तलवार के पिछले हिस्से से मेरे कंधे पर वार करता है। जब मैं ऊपर की ओर प्रहार करने का प्रयास करता हूं तो चारों ओर से किम यंग हून मुझ पर हमला कर देते हैं, जिससे मुझे जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ता है। उफ! जैसे ही मैं अपना इरादा प्रकट करता हूं मेरे चारों ओर शाखाएं और कंकड़ उठने लगते हैं। मैं शाखाओं और पत्थरों में ऊर्जा भरता हूं, जिससे हजारों तलवारनुमा ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं जो कई किम यंग हून का मुकाबला करती हैं। फ्लैश फ्लैश फ्लैश! एक तेज रोशनी फैलती है और किम यंग हून परिवार के 9 सदस्य एक साथ विस्फोट का शिकार हो जाते हैं। प्रकाश के एक बवंडर के साथ अनगिनत कृपाण के निशान मेरी तलवार की ऊर्जा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर असली किम यंग हून के पीछे से 9 और किम यंग हून बाहर निकलते हैं। वास्तविकता में वह अपने हाथ से गैंगस्फियर्स बना रहा है, लेकिन इरादे की दुनिया में ये बिल्कुल अलग दृश्य है। एक और स्व अनायास ही मैंने किम यंग हून की तरह ही भावहीन चेहरे के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। गैंगस्फियर भी मेरी हथेली से निकलता है। उसी समय मेरे पीछे से एक और रूप प्रकट हुआ जिसने मेरी हथेली से फूटकर निकले गैंगस्फियर को पकड़ रखा था। आहा, मैं समझ गया। किसी न किसी तरह ये सब समझ में आ जाता है। खुद, हाँ, यदि तलवार नियंत्रण में हथियार की अगली क्रिया के लिए उसमें इरादा डालना शामिल है तो गैंगस्फियर में स्वयं को गैंगची में डालना शामिल है। यदि मैं सचमुच अपने भीतर प्रवेश करूं तो स्वयं का इरादे का एक और स्रोत बनना भी संभव है ना? वूश! मेरी दृष्टि बिखर गई। ऐसा लगा मानो मेरी चेतना 2 भागों में बंट गई हो। मेरे पास पहले सिर्फ एक ही चेतना थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास 2 चेतनाएं हैं। साथ ही इरादों की दुनिया में मेरी अपनी आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। 10 किम यंग हून के सामने मैं यानी 2 लोग खड़े थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। तो
क्या अब आपको इसकी आदत पड़ रही है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वास्तव में मैं व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लड़ने की मुद्रा अपना लेता हूँ। मेरे अंदर का दूसरा हिस्सा भी लड़ने के लिए एक अलग रुख अपना लिया। ये प्रतिभा से कहीं अधिक तकनीक और उस क्षेत्र की समझ के बारे में था। इस प्रकार मुझ जैसे कम प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भी इसे इतने कम समय में समझ लिया। 10 बनाम 1 और 10 बनाम 2 की स्थिति काफ़ी अलग होगी। वूश वूश इरादों का आदान प्रदान हुआ और फिर मेरे और किम यंग हून के बीच मारपीट भी हुई। अच्छा, लगता है आपने इतना समझ लिया है। क्या हम अगले चरण पर चलें? किम यंग हून का चेहरा सुनहरी रोशनी से दमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसी दौरान किम यंग हून नाम का एक व्यक्ति मूल शरीर की ओर बढ़ा और उसमें विलीन हो गया। दृश्य दृष्टि से किम यंग हून ने आसपास मौजूद गैंगस्फियर में से एक को अपने हाथ में रख लिया था। खतरनाक। जैसे ही मेरी अंतरात्मा ने मुझे आगाह किया, मैंने बिना झिझक के हवा में छलांग लगा दी। बूम! एक पंखे के आकार की ऊर्जा अचानक फूट पड़ी, जिसने उस जगह को काट दिया जहां मैं खड़ा था और उसके पार के पेड़ों को भी। ऐसा लग रहा था मानो पहले की तरह ही समय रुक गया हो। और फिर किम यंग हून, जो अचानक उस जगह पर प्रकट हुआ, ने मेरी तरफ देखा। टकरा जाना, खांसी। इससे पहले कि मुझे कुछ पता चलता, किम यंग हून का हाथ मेरे चेहरे पर थाम चुका था। मैंने सहज रूप से अपनी सुरक्षात्मक गैंगची फैला दी और किम यंग हून के पैर ने मेरे पेट पर 3 बार लात मारी। धमाका, बूम बूम। जैसे ही मैं आकाश में ऊपर की ओर बढ़ा, धमाकों की गूंज सुनाई दी। अगर मैंने सुरक्षात्मक गांगची का इस्तेमाल न किया होता तो मेरी कमर कट चुकी होती। पफ! मैंने बादलों को चीरते हुए रास्ता बनाया। मेरे नीचे सफ़ेद बादलों का एक सागर फैला हुआ था, लेकिन मेरे पास खूबसूरत नज़ारों की सराहना करने का समय नहीं था, क्योंकि मैं अपनी चेतना को केंद्रित कर रहा था और अपनी सुरक्षात्मक गंगची का प्रसार कर रहा था। ध्यान से देखें। बूम! एक बार फिर किम यंग हून, जो अचानक मेरे सामने प्रकट होता है, अपनी तलवार घुमाता है। बादल पीछे से लकीरें बनाते हुए निकलते हैं। आपके स्तर को देखते हुए मैंने गति को केवल दोगुना किया है। कूंग! उसने अपनी तलवार से मुझ पर वार किया और मैं बादलों के बीच से होते हुए वापस जमीन पर आ गिरा। अगर मेरे आंतरिक बल द्वारा प्रदत्त प्रतिक्रिया की गति न होती तो मैं इतनी देर तक टिक नहीं पाता। गति दोगुनी कर दी। मुझे दो किम यंग हून के विलय की याद आ गई। स्पष्टतः उसने गैंगस्फियर में डाली गई अपनी चेतना को पुनः प्राप्त कर लिया। नहीं, ये सिर्फ पुनर्प्राप्ति नहीं है। वूश! एक बार फिर किम यंग हून मेरे ठीक ऊपर प्रकट होता है, हवा में घूमता है और फिर अपनी तलवार से नीचे वार करता है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार से उसके वार को रोका। बूम! पर्वतीय घाटी की जमीन धंस जाती है और उसके चारों ओर मकड़ी के जाले जैसी दरारें बन जाती हैं। मैंने इरादों की दुनिया में उसकी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए उसके हमले को सहन किया। सिर्फ पुनर्प्राप्ति ही नहीं, वह किम यंग हून अकेले नहीं जा रहा था, वह किसी और के साथ मिलजुल कर रह रहा था। दोनों किम यंग हून ओवरलैपिंग कर रहे थे। ओ समझा, वे एक मत थे। दोनों किम यंग हून ने अपने विचारों को समन्वित किया, जिससे उनके बारे में सब कुछ दोगुना हो गया। आहा, मैं मार्शल आर्ट का माहिर नहीं हूँ, इसलिए मुझे लड़ाई के दौरान कोई असाधारण ज्ञान प्राप्त नहीं होता या मेरा बहुत अधिक विकास नहीं होता। हालांकि मैं मार्शल आर्ट का उस्ताद हूँ। किम यंग हून ने मुझे जो दिखाया वह परम शिखर के दायरे में लागू होने वाली एक तकनीक थी। एक उस्ताद होने के नाते उसी क्षेत्र में मैं अनगिनत अनुभवों के माध्यम से ऐसी तकनीक को तुरंत समझ सकता था। चलो भी। वूश! मेरा दूरस्थ गैंगस्फियर, मेरा ही दूसरा रूप, मेरी ओर उड़ता हुआ आया। और फिर यह मेरे साथ जुड़ गया। मेरे भौतिक और मानसिक शरीरों के विचार आपस में तालमेल बिठाने लगे। मेरे विचारों की गति और दक्षता दोगुनी हो गई। अचानक ऐसा लगा जैसे दुनिया की रफ्तार धीमी हो गई हो। साथ ही मेरे आंतरिक कोर द्वारा बढ़ाई गई नियंत्रण और प्रतिक्रिया की गति कई गुना बढ़ गई। वूम! किम यंग हून ने अपनी तलवार फिर से घुमाई, लेकिन इस बार मैंने उसे बिल्कुल करीब से देखा। किम यंग हून की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। आखिरकार आपको समझ आ गया। बहुत बढ़िया। उनके विचार उनके इरादे के माध्यम से व्यक्त किए गए थे। मैंने इरादे के माध्यम से भी संवाद किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन क्या आप अपने विचारों की गति को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं? उसके चारों ओर 8 गिरोह के सदस्य जमा हो गए। बिल्कुल सही। चलिए एक असली लड़ाई लड़ते हैं। बूम! मेरी तलवार ने उसकी रक्षा पंक्ति को भेदते हुए उसके पेट में छेद कर दिया। धड़ाम! उस समय मैंने 7 हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। एंटरिंग माउंटेन, क्लिफ एज, ड्रैगन वेन, जॉय ऑफ माउंटेन्स एंड पीक्स, माउंटेन टाइगर, माउंटेन इकोज वैली रिस्पॉन्स, फ्लोइंग रिज। आरोही शिरा। बूम! मैंने अपनी तलवार के सपाट भाग से किम यंग हून की ठोड़ी पर प्रहार किया, जिससे वह हवा में उछल गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सुरक्षित था, क्योंकि उसने तुरंत सुरक्षात्मक गैंग क्यूई को तैनात कर दिया था, लेकिन उसने आश्चर्यचकित भाव से मेरी ओर देखा।
क्या मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक ही गैंग स्फीयर संभाल सकते हो? अचानक इतनी जल्दी क्यों? इससे ऐसा महसूस होता है मैंने हर बार प्रथम श्रेणी से शिखर तक, शिखर से 3 फूलों के शिखर पर एकत्रित होने तक और वहां से 5 ऊर्जाओं के मूल की ओर अभिसरण तक प्रगति करते हुए एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र का अनुभव किया। हालांकि उत्पत्ति से लेकर परम शिखर तक अभिसरित होने वाली 5 ऊर्जाओं से लेकर आंतरिक कोर के निर्माण के बाद प्रतिक्रिया की गति में केवल थोड़ी सी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन की तुलना में ज्ञानोदय में ही अंतर था। मुझे लगा कि पिछले क्षेत्र को पूरी तरह से पीछे छोड़ देना कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन अब मुझे ये सचमुच महसूस हो रहा है। दुनिया धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। मैं सचमुच अगले स्तर में प्रवेश कर चुका हूँ। मैंने अपने पूरे शरीर में गांगची ऊर्जा का उत्सर्जन किया। मैं ची बिल्डिंग के साधकों की तरह अपनी सभी नसों में गैंगची का प्रवाह नहीं कर सकता था, लेकिन एक पल के लिए मैं अपने पूरे शरीर को स्वॉर्ड गैंग में लपेट सकता था। एक पल के लिए मैं तलवार बन गया। आरोही शिरा, बूम! मैंने खुद को तलवार बनाकर असेंडिंग वेन का इस्तेमाल किया और किम यंग हून पर झपटा, जो समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और वार का शिकार हो गया। क्वांग! उसे दूर एक पर्वत शिखर पर फेंक दिया गया, जिससे उस पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें और हमारे तलवार के निशान बन गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हा, तो बस यही बात है। किम यंग हून ने अपने कपड़े झाड़ते हुए दिल खोलकर हंसा। यह एक अचानक हमला था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अपनी सुरक्षात्मक गैंगची से नुकसान को बेअसर कर दिया। वह सुरक्षित था। दाओवादी साधना, आप ची शोधन के अंतिम चरण में हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आपकी चेतना मेरी चेतना से कहीं अधिक विशाल है? ऐसा लगता है कि उसे मेरी प्रतिक्रिया की गति का रहस्य पता चल गया है। हाँ, अब तक मैं उसकी गति पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। हालांकि जब मैंने अपनी धारणा और सोच को तेज करने की तकनीक सीख ली, तो समान संख्या में गैंग स्फेयर का उपयोग करने के बावजूद मैं उससे कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ची रिफाइनिंग के 9वें स्टार पर हूं और मेरी चेतना असामान्य रूप से बड़ी है। वास्तविकता में यह व्यावहारिक रूप से 12वें या 13वें स्टार के बराबर है। एक ही पिंड और गैंग स्फीयर होने पर भी दक्षता और त्वरण की क्षमता भिन्न होती है। चेतना के आकार के कारण ही जब इसे बढ़ाया जाता है तो प्रवर्धन दर अलग अलग हो जाती है। मार्शल आर्ट और दाओवादी साधना एक दूसरे के पूरक हैं। ये बिल्कुल अलग अलग भार वर्ग में होने जैसा है। भले ही आप एक ही तकनीक सीखें, अगर आपकी चेतना का स्तर अलग है तो आप नुकसान में रहेंगे। किम यंग हून मुस्कुराया और अपनी ऊर्जा जुटाए। अच्छा, बढ़िया, यह एक बहुत ही अनोखा अनुभव है। चून की साधक के लिए विशाल चेतना एक शारीरिक विशेषता की तरह होती है, तो आओ मुझ पर। मजा आएगा। वूंग! उसके चारों ओर मंडरा रहे गैंग स्फेयर में से एक उसके शरीर में वापस समाहित हो गया। किम यंग हून की रफ्तार 3 गुना बढ़ गई। चलो पूरी ताकत से लड़ते हैं, चाहे वो साधना मंत्र हो या कुछ और। आओ मुझसे भिड़ो। हा, एक बार फिर किम यंग हून और मेरे बीच टकराव हुआ। मैंने हाथ के इशारे किए, अपने आसपास के इलाके को बदला और उससे भिड़ गया। हमारी लड़ाई सुबह शुरू हुई और शाम तक चली। आसपास की पर्वतीय घाटी पूरी तरह से ढह गई। अंत में मैं किम यंग हून से हार गया, लेकिन पहले के विपरीत किम यंग हून अब पूरी तरह से एक दीवार नहीं रह गया था। ऊंची, लेकिन एक ऐसी दीवार जिसका ऊपरी हिस्सा कुछ हद तक दिखाई देता है। अब यही मेरे और किम यंग हून के बीच का अंतर था। हफ! किम यंग हून ने अपनी तलवार का इस्तेमाल छड़ी की तरह किया, जिसके कई किनारे अब टूट चुके थे, और खड़े होकर हंसने लगा। मुझे इतने लंबे समय बाद इतना मजा आया है। मुझे उसी तरह महसूस हो रहा है। मैंने अपनी पूरी तरह से चकनाचूर तलवार को देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैं उठ नहीं सका। मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई थी। वैसे आपने मुझसे एक निचले दर्जे के साधक के माध्यम से संपर्क किया था। क्या आप जिन वंश में शामिल होने की योजना बना रहे हैं? आपकी क्षमता और मेरी सिफारिश से आप तुरंत एक बाहरी वरिष्ठ बन सकते हैं। यह अच्छा होता, लेकिन मैं यहाँ वरिष्ठ पद के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज़ की जांच करने आया हूँ। मुझे उठने में बहुत मुश्किल हुई। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जिन कबीले में कुछ नश्वर प्राणी काम करते हैं, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। अगर बात इंसानों की है तो मैं मुलाकात का इंतजाम कर सकता हूँ। तो आप जिन कबीले में शामिल नहीं होंगे? मैंने हल्के से सिर हिलाया। मेरे जीवन में अब लगभग 10 साल ही बचे हैं। उस दौरान मैं अपनी ची रिफाइनिंग साधना को यथासंभव उच्च स्तर तक ले जाने का इरादा रखता हूँ। इस जीवन में मेरी योजना शेंगजी जाने की है। गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट। मुझे ये देखना होगा कि शेंगजी के पश्चिमी पहाड़ों में स्थित बताए जाने वाले उस संप्रदाय का आरोहण द्वार से कोई संबंध है या नहीं। शायद इसका कुछ संबंध इस बात से है कि हम यहाँ क्यों आ पहुँचे। अनुवादक की टिप्पणी: इस उपन्यास में मार्शल आर्ट बेहद मनोरंजक है। किम यंग हून और हमारे मुख्य पात्र के बीच की लड़ाइयाँ पढ़ना हमेशा ही आनंददायक होता है। किम यंग हून की अनुमति से मैं जिन कबीले के क्षेत्र में अपने शिष्यों से मिलने जा सका।
ये जीवन पिछले जीवन से बहुत अलग नहीं था। काय हवा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। मैनहो पिता बन गया था और अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। वे अच्छे माता पिता प्रतीत होते हैं। नोक योन की मूर्तिकला कौशल पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक विकसित हो गई है। उसने एक नई महिला से भी शादी कर ली जिसे मैं पहचान नहीं पाया। शायद वह किसी ऐसी महिला से मिला होगा जो जिन कबीले के क्षेत्र में मिली हो। चेओंग अभी भी रेशम बुन रही है और उसके द्वारा उत्पादित रेशम असाधारण गुणवत्ता का था। हिया ने क्वाकगी से शादी कर ली थी लेकिन उनके अभी तक बच्चे नहीं थे। ये सभी पिछले जन्मों के परिचित संबंध हैं, लेकिन तितली प्रभाव के कारण कुछ मामूली बदलाव होते हैं। वे सभी ठीक हैं और उनमें से कोई भी मरा नहीं है। उनके निवास स्थान वाले गांव में गुप्त रूप से जाने के बाद मैं किम यंग हून के साथ उस क्षेत्र से निकल गया। सभी को अच्छा करते हुए देखकर खुशी हो रही है। क्या इन लोगों को जानते हैं? उद्धरण चिन्ह ... अगर मैं उन्हें जानता हूं तो मैं उन्हें जानता हूं। अगर मैं उन्हें नहीं जानता तो वे अजनबी हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका उनसे किस प्रकार का संबंध है? किस तरह का रिश्ता? कुछ देर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, बस एक कनेक्शन। एक बार संबंध बन जाने के बाद आप उसे चाहे जो भी नाम दे दें, उसका क्या फ़ायदा? ये सिर्फ एक संबंध है। भले ही यह गुरु शिष्य का रिश्ता न हो, लेकिन ये ऐसे संबंध हैं जिन्हें मैं अपने दिल में कभी नहीं भूलूंगा। बस एक कनेक्शन। किम यंग हून उत्सुक तो लग रहा था, लेकिन मेरे जटिल विचारों को भांपकर उसने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। वह मुझे बाहर तक छोड़ने गए और हमारी कई बार बातचीत हुई। पिछले 40 वर्षों से मैं जो कुछ भी करता आ रहा हूँ, चाहे मुझे मार्शल आर्ट सीखने के दौरान कोई कठिनाई हुई हो या नहीं, मैंने साधना विधियों और मार्शल आर्ट में इस हद तक महारत कैसे हासिल की। मैंने ब्योकरा देश में बहुत कुछ सीखा। किम यून की तरह एक दिन मेरी आंखें खुलीं और मैंने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। हाँ, क्या ऐसा है? जब मैं जागा तो यांगुओ की भाषा और अपरिचित मार्शल आर्ट मेरे दिमाग में अंकित थे, इसलिए मुझे कोई बड़ी कठिनाई नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह ... मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ। ये सब एसेंशियन पाथ के उन राक्षसों का ही काम होगा, है ना? मैंने किम यंग हून को जीवित रहने के लिए जो ज्ञान दिया था, उसका श्रेय मैंने आरोहण पथ में स्वर्गीय प्राणियों के साधकों के कर्मों को दिया। उद्धरण चिन्ह ... छी, अपने सहयोगियों का अपहरण करने और ये सब करने के बाद भी। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसने अपनी जीभ से एक आवाज़ निकाली और आह भरी, और हमने मार्शल आर्ट के बारे में कई तरह की बातें साझा कीं। यांगुओ के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में। वहाँ मुझे किम यंग हून से 3 किताबें मिलीं। सर्वोच्च पथ और मार्शल आर्ट का अभिलेख, एक मार्शल आर्ट प्रणाली जिसे उन राक्षसों ने मेरे दिमाग में भर दिया था। ये वही किताब है, लेकिन इसमें अगले स्तर तक पहुंचने के लिए किए गए प्रयोगों और गलतियों से प्राप्त अंतर्दृष्टि शामिल हैं। शायद यह आपके लिए भी उपयोगी साबित हो। क्या शीर्षक अभी भी पथ और मार्शल आर्ट में उत्कृष्टता का रिकॉर्ड है? मैंने किम यंग हून से मार्शल आर्ट की विस्तारित पुस्तक प्राप्त करते समय उनसे ये प्रश्न पूछा। हालांकि किम यंग हून ने केवल आत्मनिंदा के अंदाज में अपनी जीभ चटकाए। शीर्षक क्यों बदलें? ये तो बस उन मूर्खतापूर्ण प्रयोगों और गलतियों का संग्रह है जो मैंने इसी शीर्षक से चिपके रहने के दौरान किए हैं। मुझे सच में संदेह है कि परम शिखर से परे कोई क्षेत्र है भी या नहीं। यह एक डायरी की तरह है जिसमें मूर्खतापूर्ण ढंग से चीज़ों से टकराने का सिलसिला चलता रहता है जब तक कि कुछ नतीजा न निकल आए। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या परम शिखर ही वह सीमा है जहां तक एक मार्शल आर्टिस्ट पहुंच सकता है। छी, उद्धरण चिन्ह ... बहुत ही हास्यास्पद है। मुझे उसकी बातों पर हंसी आ गई। एक मार्शल आर्टिस्ट किस सीमा तक पहुंच सकता है? मैंने किम यंग हून से यह बात कितनी बार सुनी है। फिर भी बार बार उन्होंने उस सीमा से परे नए आयाम स्थापित किए, सीमाओं को तोड़ते हुए। वे लगातार मजबूत होते गए और ऊंचाइयों को छूते गए। वह किम यंग हून थे। उद्धरण चिन्ह ... पहाड़ों के परे अनगिनत पहाड़ हैं और रास्तों के भीतर अनगिनत रास्ते हैं। मैंने धीरे धीरे कहावत दोहराई। हो सकता है कि जो आप अंत समझते हैं उससे परे भी कुछ हो। अगर यह किम युंग है तो आप निश्चित रूप से उससे भी आगे बढ़ेंगे। अगर आप शीर्षक बदलने की योजना नहीं बना रहे हैं तो मैं इसे मार्ग और मार्शल आर्ट में उत्कृष्टता का रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार कर लूंगा। चापलूसी से कुछ हासिल नहीं होगा। खैर, क्या आप सचमुच शेंगजी जा रहे हैं? हाँ, मुझे शेंगजी में कुछ ढूंढना है। गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट शेंगजी के पश्चिमी पहाड़ों में स्थित है। मैंने एसेंशन गेट के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए इसकी खोज करने की योजना बनाई थी। ये बहुत दुख की बात है। मुझे उम्मीद थी कि आप रुकेंगे और मेरे साथ और अधिक अभ्यास करेंगे। काश मैं कर पाता, लेकिन मुझे कुछ ढूंढना है। ठीक है, मैं समझ गया। कभी कभी मिलने जरूर आना। मैंने मन ही मन उन्हें मुट्ठी से सलामी दी। किम यंग हून ने भी मुट्ठी से अभिवादन किया और इस तरह हमने संक्षिप्त विदाई ली। शेंगजी को धर्मग्रंथों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है।
ये हर तरह के धर्मग्रंथों और ज्ञान से भरा हुआ है और विद्वानों की भूमि होने के नाते सड़कों पर असंख्य कविताएं और कविता संग्रह बहुतायत में पाए जाते थे। हालांकि शेंगजी भाषा का मेरा ज्ञान बहुत कम था, फिर भी मैंने एक साधक की उन्नत मानसिक क्षमताओं के बल पर इसे धाराप्रवाह बोलना सीख लिया। भाषा सीखने के बाद मैंने जानकारी इकट्ठा करने के लिए शेंगजी के विभिन्न हिस्सों में घूमना शुरू किया। इस देश पर कुल 7 कृषक कुलों का शासन था। हालांकि इन कुलों की उपस्थिति से यह जरूरी नहीं था कि वे यांगो या ब्योकरा से श्रेष्ठ हों। जिनलू वंश, जो व्यक्तिगत रूप से मकली और जिन वंशों की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, देश के आधे हिस्से पर अपना प्रभुत्व रखता था। शेष आधे हिस्से पर 6 छोटे कुलों के गठबंधन का नियंत्रण था। जियो, जून, येओलजेओन, ओरी और जियोन। कई कृषक कुलों से समृद्ध राष्ट्र होने के कारण प्रत्येक कुल से प्राप्त दर्शनों और विद्वतापूर्ण कृतियों की प्रचुरता ने इसे धर्मग्रंथों और ज्ञान की एक पवित्र भूमि बना दिया। यही शेंस का सार था। मैंने जानकारी जुटाने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। शेंगजी पहुंचने के 1 साल बाद निम्न श्रेणी के किसानों और किसान कुलों की शाखा परिवारों से पूछताछ करने के बाद मुझे गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत मिल गया है। यदि आप कभी सर्वोपरि रहे गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं तो शेंगजी इंपीरियल आर्काइव्स में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। शाही अभिलेखागार। खास बात यह है कि शेंगजी शाही परिवार किसी विशेष वंश की शाखा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मनुष्यों से बना है। ऐसी स्थिति में जहां कई कुल सत्ता का नाजुक संतुलन बनाए रखते थे, यदि किसी विशिष्ट कुल की शाखा का परिवार सिंहासन पर आसीन हो जाता तो यांगुओं के समान ही कुलों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ जाता। इसलिए 7 कुलों ने नश्वर प्राणियों को राजवंश बनाने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। अपने 700 वर्षों के शासनकाल के दौरान, हालांकि वे बहुमूल्य साधना विधियों को एकत्रित करने में असमर्थ थे, नान शाही परिवार ने लगातार ऐतिहासिक ग्रंथों का संग्रह किया जिन्हें साधकों द्वारा कम महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शाही अभिलेखागार विभिन्न साधना संप्रदायों के इतिहास से समृद्ध है, विशेष रूप से कभी प्रभुत्वशाली रहे स्वर्ण दिव्य स्वर्गीय वज्र संप्रदाय के व्यापक गुप्त अभिलेखों से। हालांकि असली चुनौती शाही अभिलेखागार तक पहुंच प्राप्त करना था। कृषकों को महल में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं है, अभिलेखागार में जाना तो दूर की बात है। ये प्रतिबंध 7 कृषक कुलों द्वारा अन्य कुलों के कृषकों को शाही परिवार पर नियंत्रण करने से रोकने के लिए बनाया गया था। इसलिए न केवल 7 कुलों के प्रमुखों को बल्कि स्वतंत्र किसानों और पर्वतीय सन्यासियों को भी प्रवेश करने से रोक दिया गया था और महल के अंदर एक शक्तिशाली अवरोध स्थापित किया गया था। ये तो परेशानी वाली बात है। अगर मैं बैरियर नहीं तोड़ सकता तो अंदर नहीं जा सकता। मैंने अपने सामने बैठे निम्न श्रेणी के साधक से स्पष्टीकरण मांगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि महल के अंदर कोई भी साधक नहीं है? क्या यह उनके लिए पूरी तरह से दुर्गम है? अरे, ये पूरी तरह सच नहीं हो सकता महोदय। मैंने सुना है कि महल में कुछ उच्च स्तरीय चिशोधन साधक शाही रक्षकों के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 7 कुलों से विशेष ताबीज प्राप्त होते हैं ताकि वे अवरोध का सामना कर सकें, आपात स्थिति में शाही परिवार की रक्षा कर सकें या जब शाही परिवार 7 कुलों की इच्छा के विरुद्ध जाए तो सम्राट का स्थान ले सकें। तो प्रवेश करना संभव है? जी हाँ, ये सही है। बाधा को स्वयं देखना और उसका मूल्यांकन करना आवश्यक प्रतीत होता है। शेंगजी की राजधानी जिनजिंग पहुंचने पर मैंने महल की संरचना और उसके चारों ओर प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का अवलोकन किया। मैंने अपने गुरु से जो संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त किया और विभिन्न पर्वतीय सन्यासियों के साक्ष्यों के आधार पर महल के चारों ओर की बाधा साधकों को प्रवेश करने से रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि बाधा के भीतर उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दबाने के लिए थी। इसका अर्थ यह है कि 7 कुलों के विशेष ताबीज के बिना अवरोध के भीतर रहने वाला एक साधक एक साधारण नश्वर व्यक्ति से भिन्न नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह ... तो इसका मतलब यह है कि मैंने तलवार की ऊर्जा बिखेरते हुए मुस्कुराया और महल में आने जाने वाले लोगों और अंदर मौजूद मार्शल आर्टिस्टों को देखा। मैं सीधे अंदर जा सकता हूँ। मेरी आध्यात्मिक शक्ति सीमित है या नहीं, यह अप्रासंगिक है। यह अवरोध आध्यात्मिक शक्ति रखने वालों के प्रवेश को पूरी तरह से नहीं रोकता था, लेकिन एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद उस शक्ति को दबा देता था। हालांकि मेरे पास किसान होने के अलावा भी अन्य खूबियां थीं। वूश, उत्कृष्ट साधना और थका देने वाली मार्शल आर्ट के अभिलेख के माध्यम से अपनी धारणा को विच्छेदित करने के बाद मैं अनायास ही महल के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर गया। गड़गड़ाहट। अंदर प्रवेश करते ही मैंने निश्चित रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दबा हुआ महसूस किया, लेकिन मेरी चेतना, आंतरिक ऊर्जा और मेरा अंतर्मन अप्रभावित रहा। आखिरकार, अगर मार्शल आर्टिस्ट इस घेरे के अंदर अपने मार्शल कौशल का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो महल में आपात स्थितियों से निपटना असंभव हो जाता। इसके अलावा जिन साधकों को अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति है, वे सभी अभी केवल चिशोधन के चरण में ही हैं। आपातकालीन स्थिति में शाही महल को उखाड़ फेंकना और बिना किसी समस्या के भाग निकलना संभव प्रतीत होता है। मैं महल में शाही पुस्तकालय की तलाश में इधर उधर घूमता रहा और चुपके से अंदर घुस गया।
चलिए देखते हैं गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर्स एक्ट के बारे में किताबें मैंने पुस्तकालय में मौजूद किताबों के विशाल भंडार में से पढ़ना शुरू किया। गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर्स एक्ट के बारे में किताबें पढ़ते समय मुझे एक आश्चर्यजनक तथ्य पता चला। इस संप्रदाय की स्थापना चौंका देने वाले 123,000 साल पहले हुई थी। 123,000 वर्ष। यह आंकड़ा इतना बेतुका है कि लगभग हंसी आती है। ये किस तरह का चौंकाने वाला आंकड़ा है। मैंने इसे मजाक या किंवदंती समझकर खारिज कर दिया और दूसरी किताबें देखने लगा। हालांकि राजमहल में संग्रहित अन्य पुस्तकें जो यानबुओ या ब्योकरा भाषाओं में लिखी गई हैं, वे भी स्वर्ण दिव्य स्वर्गीय गड़गड़ाहट संप्रदाय के उद्भव को लगभग 123,000 वर्ष पूर्व का बताती हैं। हालांकि वर्षों में थोड़ा अंतर था, लेकिन हर किताब एक ही युग को दर्शाती थी। क्या यह असली के लिए है? आखिरकार एक दिव्य प्राणी साधक का जीवनकाल भी 2000 वर्षों से कहीं अधिक होता है। ये देखते हुए कि पृथ्वी पर सामान्य युग की शुरुआत हुए केवल 2000 वर्ष से थोड़ा अधिक समय हुआ है, इन राक्षसों का जीवनकाल 2000 वर्ष से अधिक है। इस तरह सोचने पर 123,000 वर्षों का बेतुका आंकड़ा भी कुछ हद तक तर्कसंगत प्रतीत होता है। और यह संप्रदाय ब्लैक घोस्ट वैली 500,000 साल। क्या ये सिर्फ संख्याओं का खेल है या ये सचमुच में सच है? मैंने ब्लैक घोस्ट वैली के अतिरंजित आंकड़ों को तुरंत अपने दिमाग से निकाल दिया और गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर्स एक्ट से संबंधित जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह के सिरदर्द पैदा करने वाले आंकड़ों पर टिके रहने से केवल भ्रम ही पैदा होने वाला था। मैंने गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर्स एक्ट के बारे में किताबों से जानकारी जुटाई। कई पुस्तकों में दी गई जानकारी की पुष्टि होने पर उसे विश्वसनीय माना गया। केवल 1 या 2 पुस्तकों में उल्लिखित जानकारी को लोककथा मान लिया गया था। इस प्रकार मैंने गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर्स एक्ट के बारे में विश्वसनीय जानकारी एकत्रित की, जो इस प्रकार है। गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर्स एक्ट की स्थापना लगभग 123,000 साल पहले यांग सूजिन नामक एक दाओवादी साधक द्वारा की गई थी। मुझे राजकोषीय अभिलेखागार में इस यांग सूजिन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वह मानो अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। हालांकि उनके बारे में एक असामान्य घटना दर्ज है, स्वर्गीय अस्वीकृति की घटना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अनुभव किया अपने क्यूई शोधन के 7वें चरण के दौरान, जब वह 7 सितारा अनुष्ठान से गुजर रहा था। काले बादलों ने आकाश को ढक लिया, मानो उसकी स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया हो। लेकिन मेरे विपरीत, जिसे अनुष्ठान पूरा करने के लिए गैंगस्फियर के साथ बादलों को चीरना पड़ा, यांग सूजिन की अपार प्रतिभा ने उसे अकेले ही स्वर्गीय अस्वीकृति पर काबू पाने की अनुमति दी। उसके पास किस प्रकार की प्रतिभा थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये बेहद दिलचस्प है कि 123,000 साल पहले के किसी व्यक्ति ने भी स्वर्ग से अस्वीकृति का अनुभव किया था। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। आश्चर्यजनक रूप से यांग सूजिन के युग में लगभग 5 या 6 अन्य लोग भी थे जिन्होंने स्वर्गीय अस्वीकृति का अनुभव किया था। 5 या 6 अन्य। अफसोस की बात है कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वे कौन थे या उन्होंने स्वर्ग से मिली अस्वीकृति पर कैसे विजय प्राप्त की। खबरों के मुताबिक उनमें से एक व्यक्ति इस बीमारी से उबर नहीं पाया और वृद्धावस्था के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बहरहाल, एक ही युग में इतने सारे दुर्लभ स्वर्गीय अस्वीकृति धारकों का एक साथ प्रकट होना चिंता का विषय था। ये चिंताजनक है, लेकिन निर्णायक सुरागों के अभाव में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना असंभव था। यांग सूजिन के बारे में सबसे अनोखा रिकॉर्ड गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर्स एक्ट की स्थापना से संबंधित था। और इस प्रकार जब पूर्वज ने आकाश की ओर हाथ बढ़ाया तो आकाश फट गया और केंद्रीय आध्यात्मिक पवित्र राज्य की राजधानी गाचेओन के ऊपर प्रकाश का एक द्वार खुल गया। उसी द्वार से संप्रदाय की दिव्य कलाकृति गिरी। दाओवादी उपाधि यांग सूजिन और दिव्य कलाकृति के नाम पर उन्होंने स्वर्ण दिव्य स्वर्गीय वज्र संप्रदाय की स्थापना की। पवित्र राज्य के लोगों ने श्रद्धापूर्वक गाचेओन शहर में स्वर्ण दिव्य स्वर्गीय वज्र संप्रदाय की पूजा के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। प्रकाश का द्वार। अन्य पुस्तकों से मिली जानकारी की पुष्टि करने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि यह कहानी विश्वसनीय है। मैंने विभिन्न पुस्तकों में वर्णित प्रकाश के द्वार के विवरणों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। यह आरोहण द्वार है, ये निश्चित है, और वह देश जिसे कई ग्रंथों में पवित्र राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है। यह 123,000 साल पहले अस्तित्व में था। 123,000 साल पहले स्वर्गचरण रेगिस्तान नहीं बल्कि दूध और शहद से भरी भूमि थी। इसलिए स्वर्गचरण रेगिस्तान में स्थित आरोहण द्वार पवित्र राज्य के केंद्र में था और आरोहण पथ में स्थित पत्थर का मंदिर 123,000 साल पहले का है। ये पत्थर के टुकड़े 123,000 साल पुराने हैं। वे देखने में पुराने जरूर लग रहे थे, लेकिन मुझे यह एहसास नहीं था कि वे इतने पुराने हैं। साधारण पत्थरों का इतने लंबे समय तक टिकना संदिग्ध लगता है, लेकिन ऐसी दुनिया में जहां उड़ने वाले अमर प्राणियों जैसे जीव मौजूद हैं, ये बहुत ही असंभव नहीं है। विभिन्न जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा।
स्वर्ण दिव्य स्वर्गीय वज्र संप्रदाय के संस्थापक यांग सू जिन ने ही आरोहण द्वार का निर्माण किया होगा। क्या यही व्यक्ति हमें यहाँ लाने के लिए जिम्मेदार था? नहीं, ये सही नहीं लगता। यांग सू जिन ने अपनी क्यूई शोधन अवस्था के दौरान जिस स्वर्गीय अस्वीकृति की घटना का अनुभव किया, और वे 5 या 6 अन्य लोग जिन्होंने उसी दौर में इसका अनुभव किया, और फिर मैं और मेरे सहकर्मी हैं, इन घटनाओं के बीच कोई निर्णायक संबंध नहीं पाया गया। हालांकि मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि यांग सू जिन भी स्वर्ग की एक खिलौना थी। जिस क्षेत्र में यांग सू जिन ने आरोहण द्वार खोला था, उसके आसपास का क्षेत्र मूल रूप से अंतरिक्ष में अस्थिर था, जिसमें कई स्थानिक दरारें थीं। इस जानकारी की पुष्टि विभिन्न पुस्तकों में भी की गई। केंद्रीय आत्मा पवित्र राज्य की राजधानी गैचियोन शहर थी। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति उस घटना से हुई है जिसमें आकाश में अंतरिक्ष अक्सर खुलता और बंद होता रहता है। काश और अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती। शायद 123,000 साल पहले की घटना होने के कारण, यहाँ तक कि शाही पुस्तकालय में भी, जिसमें साधकों से प्राप्त जानकारी थी, विस्तृत परिस्थितियों का अभाव था। अधिकांश जानकारी उस समय घटी घटनाओं के बारे में सुनी सुनाई बातों पर आधारित थी। तो गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट की वह दिव्य कलाकृति आखिर है क्या? मैंने संप्रदाय की दिव्य कलाकृति के बारे में जानकारी खोजने के लिए कई पुस्तकों को फिर से खंगाला, लेकिन मुझे केवल यही मिला। गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर संप्रदाय की दिव्य कलाकृति संप्रदाय का एक मुख्य रहस्य है, जिसे जनता के सामने प्रकट नहीं किया जाता है। ये ज्ञात था कि गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य का अपनी साधना में प्रयुक्त दिव्य कलाकृति से गहरा संबंध था। संप्रदाय में उस दिव्य कलाकृति का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और वह पीढ़ी दर पीढ़ी केवल संप्रदाय के नेता को ही सौंपी जाती थी। बेशक यह एक दिव्य कलाकृति है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाना और केवल संप्रदाय के नेता जैसे उच्च स्तर के लोगों को ही सौंपना समझ में आता है। यह इतना स्पष्ट था कि थोड़ा निराशाजनक भी था। मैंने अन्य पुस्तकों में भी खोजना जारी रखा, लेकिन शाही पुस्तकालय में कहीं भी उस दिव्य कलाकृति के बारे में जानकारी नहीं मिली। महज इस बात से कि शाही पुस्तकालय में 123,000 साल पहले की जानकारी थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास उस पूरे काल की सभी पुस्तकें थीं। हजारों वर्षों में घटी बहुत ही प्रसिद्ध घटनाओं के बारे में ही पुस्तकें उपलब्ध थीं। यांग सू जिन द्वारा आरोहण द्वार खोलने और स्वर्ण दिव्य स्वर्गीय वज्र संप्रदाय की स्थापना की घटना इतनी प्रसिद्ध थी कि इसके बारे में बहुत सारे दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं। क्या ये लोक कथाओं की किताब है? पुस्तकालय में खोजबीन करते समय मुझे गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट के बारे में लोक कथाओं की एक और पुस्तक मिली और मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। लोक कथाओं की उस पुस्तक में कई रोचक बातें थीं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे विश्वसनीय हों। उनमें से एक कहानी इस बारे में थी कि यांग सू जिन ने किस प्रकार आरोहण द्वार खोला। यह अनुमान लगाया गया कि यांग सू जिन को आरोहण द्वार खोलने पर आकाश के पार से दिव्य कलाकृति प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बजाय वह एक दिव्य प्राणी के रूप में उच्चतर लोक में आरोहित हुआ, वहां से दिव्य कलाकृति प्राप्त की, और फिर जब वह इसे लेकर इस दुनिया में लौटा तो उसने अंतरिक्ष में एक दरार पैदा कर दी। वास्तव में यह इस बात का उपयुक्त कारण प्रतीत होता है कि आरोहण द्वार उच्चतर लोक से क्यों जुड़ता है। उच्चतर लोक से नीचे उतरते समय एक दरार उत्पन्न हुई, इसलिए यह उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि इस लोककथा पुस्तक में चर्चा की गई अटकलों में कुछ अजीब बात थी। अगर यह सच है तो यांग सू जिन के पास एक दिव्य प्राणी के रूप में उच्चतर लोक में आरोहण करने और फिर इस दुनिया में लौटने का कोई कारण था। मैंने यांग सू जिन के जीवन के अंतिम वर्षों के बारे में जानकारी खोजने के लिए बहुत प्रयास किए। सामान्यतः अभिलेख एक समान थे, लेकिन उनकी मृत्यु को प्रत्येक पुस्तक में विचित्र रूप से अलग अलग तरीके से दर्ज किया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि उसने आत्महत्या कर ली, कुछ अन्य लोगों का कहना था कि वह फिर से उच्चतर लोक में आरोहण कर गए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह मनोभ्रंश के कारण पागल हो गया था और एक स्थानिक दरार में प्रवेश करने से पहले निरर्थक बातें कर रहा था। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हुई जब उनकी जीवन अवधि समाप्त हो गई, और कुछ लोगों ने कहा कि वह बस गायब हो गया। ये सब अलग अलग क्यों हैं? लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यांग सू जिन या तो मर चुकी थी या गायब हो गई थी। कितना विचित्र व्यक्ति है! न तो उनके जन्म का और न ही उनकी मृत्यु का कोई स्पष्ट विवरण है। समस्या यह नहीं थी कि रिकॉर्ड पुराने और गलत थे, बल्कि समस्या ये थी कि जानकारी का अभाव था। कई अभिलेखों में कम से कम मोटे तौर पर उसी युग के अन्य ब्लैक घोस्ट वैली के नेताओं या बड़े संप्रदायों के प्रमुखों के जन्मस्थानों का अनुमान लगाया गया है। हालांकि यांग सू जिन के बारे में ऐसा कोई अनुमान नहीं है। शायद मैंने अपने विचारों को विराम दिया और अन्य पुस्तकों को पढ़ना और बार बार पढ़ना जारी रखा, इस उम्मीद में कि मुझे आरोहण द्वार या किसी अन्य विषय के बारे में कुछ नई जानकारी मिल जाएगी। मेरी जीवन अवधि तेजी से समाप्त हो रही थी। मैं राजसी पुस्तकालय में छिपकर लगातार पढ़ता और जानकारी संकलित करता रहा। मैंने साधना के 5 श्रेष्ठ मार्गों का अभ्यास कभी नहीं छोड़ा।
पृथ्वी तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को निकालने और पंच तत्वों के सिद्धांत को अपनी सभी आध्यात्मिक नसों पर लागू करने के परिणामस्वरूप मैंने केवल 3 वर्षों में पंच तत्व चरण को पूरा किया और 10वें स्टार क्यूई शोधन 4 छवियों के चरण में उन्नति की। 4 इमेजेज चरण में मेरे शरीर के भीतर मौजूद 8 ट्रिग्राम की आध्यात्मिक शक्ति को 4 इमेजेज के तर्क के आधार पर यिन और यांग चैनलों में विभाजित करना शामिल था। मैंने अंडरस्टैंडिंग बिफोर ब्रेकथ्रू के माध्यम से इस हिस्से को पूरी तरह से समझ लिया था और चूंकि आध्यात्मिक शक्ति का मार्गदर्शन करना मेरा प्राथमिक उद्देश्य था, इसलिए मैं आंतरिक ऊर्जा विधियों में प्रशिक्षण के अनुभव के साथ इससे पहले पर्याप्त रूप से आगे बढ़ सका। कोगोगुंग राजमहल के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक पवित्र स्थान में अपनी अटूट निष्ठा और उत्कृष्ट साधना एवं मार्शल आर्ट के अभिलेख को मार्गदर्शक मानकर लगन से अभ्यास करने के बल पर मैंने मात्र 18 महीनों में चौगुनी अवस्था को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। इस उपलब्धि ने मुझे ऊर्जा शोधन के 11वें तारा त्रिगुण एकता अवस्था तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। त्रिगुण एकता चरण में 3 दंतियनों निम्न, मध्य और ऊपरी के मार्गों को जोड़ने के लिए आध्यात्मिक मेरिडियनों को और मजबूत करना शामिल था। 3.5 साल बाद मैं बड़ी मुश्किल से 3 प्रतिभाओं की एकता को पार कर पाया और क्यूई शोधन यिन यांग एकीकरण के 12वें सितारे के चरण में प्रवेश कर गया। स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य एक हैं। तीनों प्रतिभाएं एक ही हैं। मुझे त्रिगुणों की एकता से यही ज्ञान प्राप्त हुआ। बुंग बुंग बुंग। साथ ही मुझे ये भी एहसास हुआ कि 3 टैलेंट्स यूनिटी से प्राप्त ज्ञान के कारण मेरे गैंगस्फियर में भी कुछ बदलाव आए हैं। यह क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं लगभग समझ गया हूँ। किम यंग हून हमेशा एक गैंगस्फियर को 3 भागों में और फिर उन 3 को 9 भागों में क्यों बांटता है? क्या वह शुरू से ही 9 गैंगस्फियर नहीं बना सकता? मुझे बस थोड़ी सी सूक्ष्म सी ज्ञान की कमी है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे किस ज्ञान की कमी है? स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य एक हैं। बहरहाल, मैंने 11वें स्टार 3 टैलेंट्स यूनिटी को पूरा किया और 12वें स्टार यिन यांग यूनिफिकेशन में प्रवेश किया। यिन यांग एकीकरण चरण में विभाजित मेरिडियन में यिन और यांग शक्ति का निरंतर संचार शामिल था, जिससे 2 यिन यांग द्वैत चैनलों का एक एकल एकीकृत चैनल में विलय हो जाता था। यिन यांग एकीकरण चरण में मुख्य बात आध्यात्मिक शक्ति का निरंतर संचार था, जो आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह के समान था, जिससे इस चरण में पिछले किसी भी चरण की तुलना में अधिक तेजी से प्रगति करना संभव हो जाता था। पुरबुरबेहोंग लगभग 6 महीनों में मैंने यिन यांग एकीकरण पूरा किया और 13वें स्टार क्यूई शोधन एकीकृत उत्पत्ति चरण में प्रवेश किया। और तब मेरी जीवन अवधि लगभग समाप्त हो चुकी थी। उस दिन भी मैंने पढ़ने के लिए एक किताब निकाली और अपने भीतर आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह महसूस किया। 13वें स्टार क्यूई रिफाइनिंग यूनिफाइड ओरिजिन चरण में मेरिडियन में एकीकृत आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से प्रसारित करना और इसे डेंटियन में एक ही बिंदु पर केंद्रित करना शामिल है। इसके लिए भी आध्यात्मिक शक्ति की एकता की समझ और ज्ञानोदय की आवश्यकता थी। मुझे पता था कि मैं 13वें स्टार को पूरा करने के करीब हूँ। इस जीवन में शायद मैं 14वें तारे यानी ची शोधन की सीमा को न देख पाऊँ, लेकिन अगले जीवन में मैं निश्चित रूप से उसे प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन क्यूई बिल्डिंग चरण एक समस्या है। 14वें स्टार क्यूई शोधन अनंत का मार्ग ठोस प्रतीत होता था, क्योंकि मैंने इसे अपने गुरु से अच्छी तरह से सीख लिया था। हालांकि क्यूई बिल्डिंग तक पहुंचना एक अलग मुद्दा है। यहाँ तक कि सच्ची आध्यात्मिक जड़ों वाले साधकों को भी ची निर्माण के चरण तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। केवल उन्हीं लोगों के लिए व्यावहारिक रूप से संभव था जिनकी आध्यात्मिक जड़ें दिव्य थीं, वे मात्र साधना के माध्यम से ची निर्माण के चरण तक पहुंच सकें। इसीलिए मानव बलि देकर बनाई गई क्यूई बिल्डिंग पिल्स जैसी औषधियां हर जगह प्रसारित की गईं। लेकिन मैं ची बिल्डिंग पिल्स नहीं ले सकता। मुझे तो ऐसी घिनौनी चीज़ को अपने मुंह में डालने का ख्याल भी घिनौना लगता है। क्या आप साथी मनुष्यों को पीसकर बनाई गई गोलियां खा रहे हैं? नैतिकता की एक न्यूनतम सीमा अवश्य होनी चाहिए जिसे मनुष्य को पार नहीं करना चाहिए। हालांकि वास्तविकता में मेरी मिश्रित आध्यात्मिक जड़ों को देखते हुए ची निर्माण के चरण तक पहुंचना लगभग असंभव है। मुझे क्या करना चाहिए? शेंगजी के शाही पुस्तकालय में खोजबीन करते समय मैंने 1 दशक से अधिक समय तक गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट और अन्य पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। मैंने ऐसे मामलों को खोजने की कोशिश की जिनमें क्यूई बिल्डिंग पिल्स के बिना क्यूई बिल्डिंग स्टेज तक पहुंचा जा सके। जिन लोगों ने इनके बिना ची निर्माण की अवस्था प्राप्त कर ली थी, उनका या तो शारीरिक गठन असामान्य था, या वे दिव्य आध्यात्मिक मूल धारण करने वाले थे, या फिर वे असाधारण सच्चे आध्यात्मिक मूल धारण करने वाले थे। मिश्रित आध्यात्मिक मूल धारण करने वालों में से किसी के भी ची निर्माण की गोलियों के बिना ची निर्माण के चरण तक पहुंचने का कोई मामला सामने नहीं आया है। उद्धरण मुझे क्या करना चाहिए? अब मेरा जीवनकाल सचमुच अपने अंत के करीब है। अब तक 2 जन्मों के समर्पण के बाद ही मैं ची शोधन के 13वें स्टार तक पहुंच पाया हूं। वह भी महान गुरु से मिलने और दिन रात अथक परिश्रम करने के कारण ही संभव हो पाया। एक साधारण मंदबुद्धि व्यक्ति के लिए इस स्तर तक पहुंचना व्यावहारिक रूप से असंभव होता। तो फिर
क्या मैं सचमुच ची बिल्डिंग स्टेज तक पहुंच सकता हूं? समय समाप्त हो रहा है। एक व्यक्ति का जीवनकाल केवल लगभग 50 वर्ष का ही क्यों होता है? यह इतना सख्ती से पूर्व निर्धारित क्यों है? काश मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं थोड़ा और काम कर पाता। बस थोड़ा और समय। क्यूई बिल्डिंग चरण। मेरी जीवन अवधि इतनी छोटी है कि मैं ची निर्माण के चरण तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन नई जीवन अवधि केवल क्यूई निर्माण चरण से ही प्राप्त होती है। मुझे क्या करना चाहिए? अचानक एक किताब के पन्ने पलटते समय मुझे जीवनकाल के बारे में एक दिलचस्प सिद्धांत का पता चला। लोग कहते हैं कि मनुष्य का जीवनकाल आकाश द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए यदि मनुष्य अपने जीवनकाल को पार करना चाहता है तो उसे नया जीवनकाल प्राप्त करने के लिए ची बिल्डिंग में सफल होना होगा। हालांकि मैं इससे अलग सोचता हूँ। शायद स्वर्ग दीर्घायु प्रदान नहीं करता। स्वर्ग केवल पूर्व निर्धारित दीर्घायु को दर्ज करता है और मनुष्यों को उस रिकॉर्ड को पार करने से रोकने के लिए भाग्य निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग द्वारा निर्धारित भाग्य को भी चुनौती देने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लेता है, आकाश उस व्यक्ति के भाग्य को पुनः दर्ज करेगा। नए दर्ज किए गए भाग्य की अवधि लगभग 300 वर्ष होगी। यदि वह व्यक्ति फिर से 300 वर्ष के भाग्य को भी पार करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है तो आकाश शीघ्रता से एक बार फिर से एक नया जीवनकाल दर्ज करेगा। शायद यही उस कहावत का असली अर्थ है कि आकाश ही जीवन प्रदान करता है। मैंने इस अंश पर विशेष ध्यान दिया। यह मेरे द्वारा देखे गए सबसे दिलचस्प तर्कों में से एक था। ये रिकॉर्डिंग सामने क्यों की जा रही है? काफी समय पहले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी मां के खाने के लिए काप मछली पकड़ने के लिए कड़ाके की ठंड में अपने नंगे शरीर से बर्फ पिघला दी और जहां चाहे वहां राह है वाली कहानियों के अन्य उदाहरण। ये वाक्यांश क्लासिक लोक कथाओं के एक संग्रह की शुरुआत में दर्ज किया गया था जिसमें ये कहानियां शामिल थीं। ऐसा लगता है जैसे इन लोक कथाओं के लेखक या संकलक, जो मानते हैं कि आकाश ही दीर्घायु प्रदान करता है, के मन में यह विचार आया हो। मैंने लोक कथाओं के संग्रह के आगे और पीछे के पन्ने पलटे। हालांकि संग्रह पर लेखक का नाम नहीं था और यह शीर्षकहीन संग्रह मात्र था। राजपरिवार के पुस्तकालय और चियोंगमून कबीले के पुस्तकालय में मौजूद लोक कथाओं के दोनों संग्रह आवरण और प्रस्तावना को छोड़कर हर पहलू में एक जैसे थे। मैंने कागज को कई तरीकों से उत्तेजित करने की कोशिश की, जैसे कि उसमें आंतरिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना, उसे आग से गर्म करना और उसे पानी से गीला करना। लेकिन किताब मात्र फटकर जर्जर हो गई, बिना कुछ छिपा हुआ उजागर किए। क्या ये व्यर्थ प्रयास था? मैंने अपनी जीभ से एक आवाज़ निकाली और लोक कथाओं के संग्रह को वापस उसकी जगह पर रख दिया। यह एक दिलचस्प दावा था, लेकिन यह न तो साबित हुआ और न ही पुस्तक संकलित करने वाले व्यक्ति की निजी राय से अधिक कुछ था। लेकिन अगर यह सच है तो यह एक बहुत ही दिलचस्प दावा है। इस कथन के अनुसार भले ही कोई व्यक्ति ची बिल्डिंग चरण तक न पहुंचे, लेकिन यदि उसके पास स्वर्ग द्वारा प्रदत्त सभी भाग्य को चुनौती देने की पर्याप्त शक्ति है तो स्वर्ग उसकी जीवन अवधि को फिर से निर्धारित कर देगा। तब एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में, जो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका है और जिसके पास ची बिल्डिंग के प्रारंभिक चरणों की शक्ति है, क्या मैं अपनी जीवन अवधि को पार कर सकता हूं? निश्चित रूप से अपने पिछले जीवन में मैं अपनी पूर्व निर्धारित जीवन अवधि से एक दिन अधिक जीवित रहा था। आकाश से आई गर्मी के कारण मुझे दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन मैंने जबरदस्ती गांगची ऊर्जा निकालकर अपने दिल को उत्तेजित किया और सूर्योदय तक जीवित रहने में कामयाब रहा। बेशक ये सिर्फ एक दिन की बात थी और मुझे यकीन नहीं है कि इसे मेरे जीवनकाल को पार करने के रूप में गिना जा सकता है। फिर भी इसका मतलब ये था कि यदि किसी के पास शक्ति है तो जीवनकाल को पार करना संभव है, भले ही वह क्षण भर के लिए ही क्यों न हो। क्या मैं अपनी जीवन अवधि को पार कर सकता हूँ? किसी न किसी तरह गुमनाम संकलक द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत मेरे दिमाग में बना रहा। संकलक के शब्द किसी न किसी तरह मेरे मन को छू गए। मेरे जीवनकाल में लगभग 1.5 महीना शेष है। क्या कोई व्यक्ति जो परम शिखर पर पहुंच चुका है ची निर्माण के स्तर की जीवन अवधि प्राप्त कर सकता है? जब किसी व्यक्ति का जीवनकाल समाप्त होने वाला होता है तो आकाश अनिवार्य रूप से एक ऐसा भाग्य रचता है जो उसकी मृत्यु की ओर ले जाता है। मेरे पिछले जीवन के अंतिम क्षणों में लगातार बेतुकी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुईं, जैसे अचानक एक पेड़ का गिरना या किसी जहरीले सांप का मुझे काटना, जिसका अंत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुआ। लेकिन अगर मैं लगातार गांगची ऊर्जा का उपयोग करके अपने दिल को धड़कता रखूं, तो स्वर्ग मुझे थोड़ा और जीने की अनुमति देने के लिए विवश हो जाता है। अगर ऐसा है तो अगर मैं लगातार गांगची ऊर्जा का संचार करूं तो क्या होगा? अगर मैं कभी रुकूं ही नहीं तो क्या होगा जिससे मृत्यु को रोका जा सके? तब शायद स्वर्ग मेरी जीवन अवधि को फिर से निर्धारित कर दे, ठीक उसी तरह जैसे ची बिल्डिंग के साधक अपने पूरे शरीर की नसों में गैंगची के समान शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते हैं। शायद गांगची से लगातार अपने हृदय को उत्तेजित करके मैं अपने जीवन को कुछ समय के लिए बढ़ा सकता हूं। और अब अपने आंतरिक आधार का निर्माण कर लेने के बाद
शायद, बस शायद, मैं तब तक टिक पाऊं जब तक मेरी जीवन अवधि फिर से निर्धारित न हो जाए। मेरे पिछले जीवन की तुलना में मेरी आंतरिक ऊर्जा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जब मैं केवल 5 ऊर्जाओं के उद्गम की ओर अभिसरण के स्तर पर था। क्या इसे आजमा कर देखना उचित नहीं होगा? मैंने सबसे पहले उपयोगी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और फलों के लिए शाही गुप्त तिजोरी पर छापा मारा और अपने आंतरिक कोर को आंतरिक ऊर्जा से भर दिया और संकुचित कर लिया। फिर मैंने किसी को बिना बताए दिव्यवेदी के पास एक संरचना स्थापित की, जहां शेंगजी का नान शाही परिवार अनुष्ठान करता है। उसके बाद मैंने उत्कृष्ट साधना और मार्शल आर्ट के अभिलेख को खोला और दिव्यवेदी पर बैठ गया, धीरे धीरे अपने मन और शरीर को व्यवस्थित करने लगा। मैंने 13वें स्टार क्यूई रिफाइनिंग यूनिफाइड ओरिजिन के ज्ञानोदय पर भी अंतहीन चिंतन किया और अपने विचारों को व्यवस्थित किया और सफलता से पहले समझ की विधि के माध्यम से इसका अन्वेषण किया। जब से मैंने दिव्य वेदी पर अपना ठिकाना बनाया है, तब से आधा दिन या शायद पूरा दिन बीत चुका होगा। गश्त लगा रहे हिजड़ों ने मुझे तुरंत पहचान लिया। अरे, तुम वहाँ, तुम कौन हो? हालांकि मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। यह मूर्ख, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? केवल महामहिम सम्राट ही स्वर्ग को अनुष्ठान अर्पित करने के लिए इस पवित्र वेदी पर आ सकते हैं। स्विश, एक हिजड़े ने एक खंजर निकाला जिसकी धार आंतरिक ऊर्जा से भरी हुई थी, जो ये दर्शाता था कि वह एक प्रथम श्रेणी का उस्ताद था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ झटका, मेरी आंतरिक ऊर्जा के बल ने हिजड़े को धीरे से धक्का देकर दूर फेंक दिया। चूंकि बल का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि पीछे धकेलना था, इसलिए हिजड़ा जमीन पर आराम से उतरा। चीखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। रक्षकों, एक अत्यंत शक्तिशाली स्वामी ने दिव्य वेदी पर आक्रमण कर दिया है। रक्षकों, जैसे ही हिजड़े ने चिल्लाया, पहरेदार उमड़ पड़े। उन्होंने दिव्य वेदी को घेर लिया और अपनी भाले और तलवारें मेरी ओर तान दीं। अहंकारी विद्रोही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस वेदी पर चढ़ने की जहां केवल सम्राट को ही दिव्य अनुष्ठानों के लिए अनुमति है? अभी नीचे उतरो। उद्धरण चिन्ह ... आकाश को अनुष्ठान अर्पित करने का स्थान। ये जगह वाकई जानी पहचानी है। पिछले 40 वर्षों से मैंने अपना जीवन आकाश की पूजा अर्चना करने में व्यतीत किया है। यहाँ मुझसे बेहतर कोई भी व्यक्ति आकाश को अनुष्ठान अर्पित करने में सक्षम नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो मुझसे बेहतर दिव्य अनुष्ठान कर सके, तब मैं पद छोड़ दूंगा। अहंकारी मूर्ख, मर जा। वूश, महल के सैनिकों ने मुझ पर हमला कर दिया। उनके हथियारों में आंतरिक ऊर्जा भरी हुई थी। हालांकि मैंने बस मुस्कुराकर अपना हाथ उठा दिया। वूश, क्या? नहीं, मेरा भाला, मेरी तलवार नियंत्रण तकनीक के तहत सैकड़ों हथियार हवा में तैरने लगे। व्र कई हथियार हवा में घूमने लगे और पलक झपकते ही बैंग 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 वे वापस अपने मालिकों के पास उड़कर आए और ठीक उनके सामने आकर बैठ गए। वातावरण बर्फ की तरह जम गया। उन सभी को ये बात समझ में आ गई। अगर मैं चाहता तो उसी क्षण उन सभी को नष्ट कर सकता था। एक उच्च पदस्थ अधिकारी सैनिकों को धकेलते हुए आगे बढ़ा। उन्होंने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, आदरणीय महोदय, नमस्कार। मैं शेंगजी का वामपंथी मंत्री वुक्जेओन हूँ। क्या आप संयोगवश एक साधक हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि शेंगजी के उच्च पदस्थ अधिकारी भी किसानों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वह मेरे प्रति अत्यंत सम्मानजनक थे। अगर मैं एक साधक होता तो मैं राजमहल में इतनी शक्ति का लापरवाही से उपयोग कैसे कर सकता था? मैंने सुना है कि महल के भीतर जादू का इस्तेमाल करने की अनुमति केवल महान कुलों के वरिष्ठ सदस्यों को ही होती है। क्या आप इन्हीं महान कुलों में से किसी एक से भेजे गए नए निरीक्षक हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि वे शाही परिवार की निगरानी करने वाले कृषक कुलों के किसानों को निरीक्षक कहते थे। हालांकि मैंने अपना सिर हिलाया और बोला, ऐसा नहीं है। तब अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं जो मुझसे बेहतर तरीके से स्वर्ग के अनुष्ठान कर सके। उच्च पदस्थ अधिकारी मेरी मंशा समझ गए और उन्होंने हिजड़ों को एक त्वरित इशारा करते हुए और धीमी आवाज में आदेश दिया, निरीक्षकों को यहाँ लाओ, जल्दी करो। कुछ देर बाद, यह आदमी क्या कर रहा है? हाँ, उसकी शक्ल देखकर तो लगता है कि वह एक साधक है। तुम किस कुल से हो? उसके पास कोई कुलचिन्ह नहीं है। क्या वह एक सन्यासी हो सकता है? जिनलू वंश की शाखा परिवार से 3 सदस्य और अन्य 6 प्रमुख कुलों की शाखाओं से 6 8वें और 9वें स्तर के कुल 9 शोधन साधकों ने दिव्यवेदी को घेर लिया था। छी, पागल, एक साधारण साधु बनकर राजमहल में आकर इतनी मुसीबत खड़ी कर दी। क्या तुम्हें नहीं पता कि राजमहल में जब तक कोई विशेष ताबीज का इस्तेमाल न करे, साधना के लिए अंदर प्रवाहित होने वाली न्यूनतम मात्रा को छोड़कर सभी आध्यात्मिक शक्ति और मंत्र सील कर दिए जाते हैं? स्विश, सभी 9 साधकों ने एक साथ ताबीज निकाले और उन्हें सक्रिय किया। चमक, ताबीजों से प्रकाश उत्सर्जित हुआ। साथ ही 9 साधकों में से प्रत्येक के चारों ओर एक पारदर्शी अवरोध बन गया, जो उनकी चेतना के आकार के बिल्कुल अनुरूप था। वे अवरोध के भीतर अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते थे। मर जा, मूर्ख साधु।
बूम! अगले ही पल 8वें स्टार क्यूई रिफाइनिंग के पहले साधक ने जब बोलना शुरू किया तो वह मेरी छोड़ी गई शक्ति से टकराकर हवा में उड़ गया। स्विश! उसी समय मैंने अपनी तलवार नियंत्रण तकनीक का उपयोग करके 8वें सितारा साधक से ताबीज को अपनी ओर खींच लिया। सक्रिय करें। चमक! मेरे हाथ में मौजूद ताबीज तेजी से चमक रहा था, जिससे मेरी चेतना के समान आकार का एक अवरोध उत्पन्न हो रहा था। मुझे अपने भीतर प्रवाहित हो रही आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हो रहा था, जो अब बाहर की ओर प्रवाहित हो रही थी। मैं दोबारा मंत्रों का प्रयोग करने में सक्षम हो गया। गड़गड़ाहट! मैंने अपनी 13वीं स्टार ची रिफाइनिंग आध्यात्मिक शक्ति के दबाव को बिना किसी रोक टोक के मुक्त कर दिया, और गुप्त चेतना तकनीक के तहत मेरी छिपी हुई चेतना पूरी तरह से प्रकट हो गई। अन्य ची शोधन साधकों के चेहरों पर निराशा के भाव छाने लगे। एक 13वें स्टार क्यूई शोधन लगभग क्यूई निर्माण के चरण पर पहुंच चुके हैं। हा, 1 मिनट रुको। अगर वह एकीकृत उत्पत्ति के चरण में है, तो क्या ये व्यावहारिक रूप से क्यूई निर्माण से ठीक पहले का चरण नहीं है? खांसी! सीनियर, लगता है इन जूनियर्स ने बदतमीजी की है। कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे। हालांकि मैंने अपना हाथ झटक कर तलवार नियंत्रण तकनीक का उपयोग करते हुए ब्रेकिंग सील टेलिस्मैन के नाम से जाने जाने वाले अन्य विशेष ताबीजों को उनके हाथों से छीन लिया। इससे यहाँ तक कि मेरी मृत्यु के दिन भी मुझे महल के अंदर मंत्रों का उपयोग करने में असमर्थ होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि ची बिल्डिंग के साधकों को भी इन ताबीजों के बिना महल के अंदर मंत्रों का प्रयोग करने की मनाही थी। उन्हें भी यहाँ काम करने के लिए ताबीजों की जरूरत होगी, लेकिन अंतर कबीले प्रतिबंधों के कारण कोई भी कबीला अपने लोगों को यहाँ भेजने का साहस नहीं करता था। अगर कोई अजनबी महल में जबरदस्ती घुस जाए और फिर प्रतिद्वंद्वी कबीला उससे निपटने के लिए अपनी सेना भेज दे, तो मैं भी बेचैन हो जाऊंगा। वे संभवतः एक दूसरे को समझाने बुझाने की पुरजोर कोशिश कर रहे होंगे और राजनीतिक कलह में उलझे होंगे। शायद 7 महान कुलों में से प्रत्येक एक ची बिल्डिंग कल्टीवेटर को भेजेंगे, लेकिन मुझ जैसे साधारण ची शोधन साधक के लिए साधक कुल इतने फुर्सत वाले नहीं होते कि वे ची निर्माण साधकों को भेजें। संभवतः मेरे साथ क्या किया जाए, इस बारे में कृषक कुलों के बीच एक लंबी बहस चलेगी। अगर मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं करूँगा तो बहस और लंबी खींचती चली जाएगी। तब तक मेरी मृत्यु का दिन नज़दीक आ जाएगा। मुझे कोई चिंता नहीं थी। अगर मैं अपनी जीवन अवधि को पार कर लेता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं तो भी ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। समय बीतता गया और मेरी मृत्यु का क्षण निकट आता जा रहा था। मैंने उच्च पदस्थ अधिकारियों और सम्राट को बुलाया, अपनी पहचान एक साधक के रूप में प्रकट की और यह सुनिश्चित किया कि अगले कुछ दिनों तक कोई भी मेरे पास ना आ सके। इसलिए कोई भी मेरे पास नहीं आया। मनुष्यों द्वारा मेरी हत्या किए जाने की संभावना लगभग न के बराबर थी। भूकंप की स्थिति में शेंगजी शाही महल को ढकने वाली सुरक्षा परत ने इसे ऐसी आपदाओं से भी बचाया। जहां तक विषैले सांपों और कीड़ों की बात है, वे स्वर्गीय वेदी के शीर्ष पर स्थित मेरी सीट तक बिना किसी का ध्यान खींचे नहीं पहुंच सके। इसके अलावा ऐसे जीव राजमहल में तो अस्तित्व में ही नहीं आ सकते थे। अब स्वर्ग मुझे केवल दिल का दौरा पड़ने से ही मार सकता था, और उस दिल के दौरे के लिए भी मैंने पहले से ही पर्याप्त आंतरिक ऊर्जा तैयार कर रखी है। अपने पिछले जीवन में मैं मुश्किल से एक दिन भी जीवित रह पाता था, लेकिन अब मेरी आंतरिक ऊर्जा कहीं अधिक प्रबल थी और मैं पहले की तरह जल्दी थकता या कमजोर नहीं पड़ता था। मैं और भी लंबे समय तक टिक सकता था। अगर मैं सहन करता रहूं तो शायद स्वर्ग मेरी आयु को फिर से निर्धारित कर देगा। अगर मैं बच गया तो किसान वंश के लोग मुझे पकड़ने आएंगे। यदि मेरी आयु बढ़ जाती है तो मुझे चिशोधन के अंतिम चरण के 13वें स्टार साधक के रूप में माना जाएगा और मेरे पास 7 महान कुलों में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प होगा। अगर मेरी मौत भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बिना किसी परिणाम के शेंगजी के केंद्र में इतनी हलचल मचा दी है। हे स्वर्ग, प्रकट हो। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, और इस तरह मेरी मृत्यु का समय आखिरकार आ ही गया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अचानक मेरी जान ले ले। कोई जहरीले कीड़े या सांप नहीं। मजबूत पत्थरों से बनी वह वेदी इतनी ऊंची नहीं थी कि गिरकर मेरी जान ले ले, और चूंकि मैं वेदी पर थी इसलिए वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो गिरकर मुझे लग सकता था। इसके अलावा शाही महल को ढकने वाली बाधा भूकंप से होने वाले किसी भी नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगी। संक्षेप में, दिल का दौरा पड़ने के अलावा स्वर्ग के पास मुझे मारने का कोई और तरीका नहीं था। तारे निकलने लगे। उद्धरण ... हे भगवान, मैंने ये शब्द बहुत समय से नहीं कहे हैं। इस बार भी मैं तुमसे अपना भाग्य छीन लूंगा। अगर आप मुझे यह नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, मैं जी जान लगाकर ऊपर चढ़ूंगा और इसे खुद हासिल कर लूंगा। प्रहार, मेरी मृत्यु का समय आ गया है। धप धप धप, बूम। अनुमान लगाते हुए मेरी धड़कन रुक गई, परंतु फिर बूम, मेरे भीतरी कोर के निचले दांतियान से निकलने वाली गांगची ऊर्जा ऊपर की ओर मध्य दांतियान तक जाती है, जिससे आसपास के हृदय को उत्तेजना मिलती है।
साथ ही मेरी आंतरिक ऊर्जा मेरे दिल को फिर से चालू कर देती है। बेशक गांगची से हृदय को उत्तेजित करना अत्यंत दर्दनाक होता है, लेकिन मैंने दांत भींचकर फिर भी ऐसा किया। थोड़ा दर्द तो हो ही जाता है, तो क्या हुआ, मैं आज नहीं मरूंगा। बूम बूम बूम। गांगची की ध्वनि मेरे हृदय को उत्तेजित कर रही थी, मानो बिजली की गड़गड़ाहट की तरह वह मेरे कानों में जोर से गूंज रही थी। बूम, मेरी मौत नहीं होती। बूम बूम बूम, तारे मुझ पर अपनी रोशनी बरसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वे ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हों कि यह कीड़ा कितना संघर्ष करता है। बूम बूम, हाँ उफ, इसे लंबा करो। बूम, ये दुखदायक है, लेकिन भले ही यह क्षणभंगुर जीवन हो, मैं मरना नहीं चाहता। किम यंग हून के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा जीवन मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा हो। जब उन्होंने मुझसे मेरे पूर्व शिष्यों के बारे में पूछा तो मैंने क्या जवाब दिया? बस संपर्क। इस जीवन में मेरे संबंध बहुत अल्पकालिक रहे। मैंने 40 साल एसेंशन पाथ में एक पागलपन भरे उन्माद में बिताए। शेष समय शेंगजी शाही महल के अभिलेखागारों में छिपाकर बिताया गया। किम यंग हून और मेरे गुरु के साथ मेरी मुलाकात भी बहुत संक्षिप्त थी, लेकिन ये भी एक संबंध है, बस एक जुड़ाव, लेकिन फिर भी एक जुड़ाव। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये संबंध निरर्थक नहीं हो जाएंगे, वे अनाम भी हो सकते हैं, महत्वहीन, छोटा और संक्षिप्त, बस जान पहचान, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे किसी अप्रतिरोध्य भाग्य के कारण गायब नहीं हो जाएंगे। मेरी बस यही कामना थी। ओह, बूम बूम बूम, ऐसा लगा जैसे मेरा दिल फटने वाला हो। अत्यंत दर्दनाक, लेकिन मैंने दांत भींचकर सहन किया। भाग्य का विरोध करना इतना आसान कैसे हो सकता है? मैंने सहन किया और सहन किया, भोर होने तक। अगर मैं इस बार जीवित रह सका तो मैं एसेंशन पाथ में वापस जाऊंगा। मेरी वेदी अभी भी वहीं रहेगी। अगर मैं जीवित रहा तो मुझे किम ह्यूंग से दोबारा मिलने जाना चाहिए। मैंने अक्सर आने का वादा किया था, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं अभिलेखागार में ही बंद हूँ। यदि मैं जीवित रहा तो मुझे अपने स्वामी का अभिवादन अवश्य करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वह मुझसे मिलेगा या नहीं, लेकिन वह मुझे भूला नहीं है। अगर मैं दोबारा जीवित हो जाऊं तो मैं इस दर्द को सहते हुए अपने विचारों में खोया रहता हूं। अगर मैं जीवित रहा तो दरार, ऊर्जा से भरे मेरे हाथ ने वेदी के फर्श को चूर चूर कर दिया। मैंने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि मेरे मसूड़ों से खून निकलने लगा। अगर आप मुझे थोड़ा और समय दें, मैंने आकाश की ओर चिल्लाकर कहा, मैं अपने दिल में और कितने रिश्ते संजो सकता हूँ। बूम बूम, तुम मेरा विरोध क्यों करते हो? मैंने चाहे जितना भी उत्तेजित किया, मेरा दिल अकड़ गया। समय बीतने के साथ हृदय को धड़कने के लिए अधिक गांगची की आवश्यकता होने लगी। क्या तुम मुझे ब्लॉक करने के लिए इतने उत्सुक हो? मैं लगातार गांगची डालता रहा, अपनी नसों में प्रवाहित हो रही सारी आध्यात्मिक शक्ति को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए मैं अपनी पूरी ताकत निचोड़ लेता हूँ। बूम बूम बूम, मेरे भीतर का सारा तनाव ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। बूम बूम बूम, क्या मैंने खुद ही यह बात नहीं कही है? यहाँ पहाड़ों के परे अनगिनत पहाड़ हैं और रास्तों के भीतर अनगिनत रास्ते हैं। किम यंग हून को इतने दृढ़ संकल्प के साथ प्रोत्साहित करने के बाद मैं अंत से आगे कैसे नहीं देख सकता था? निश्चित रूप से मैं देखूंगा आगे क्या है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरा दिल सचमुच निचोड़ा जा रहा हो। वास्तविक समय में ऐसा महसूस हो रहा था मानो आकाश के असंख्य तारे मुझ पर दबाव डाल रहे हों और मुझे हार मानने के लिए उकसा रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो सर्वोच्च आकाश मुझे पूरी तरह से नकारने की कोशिश कर रहा हो, मुझ पर ही प्रहार कर रहा हो। वूश, मैंने अपने चारों ओर बनाई गई संरचना को सक्रिय कर दिया। बूम, उस संरचना से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव मेरी छाती पर एकत्रित हो गया, जिससे मेरे हृदय के साथ साथ गांगची भी उत्तेजित हो गई। बूम, लेकिन फिर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग ने एक बार फिर मेरी मृत्यु का फरमान सुना दिया हो। आश्चर्यजनक रूप से संरचना में एक विसंगति उत्पन्न हुई और आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव 20 गुना से अधिक मजबूत हो गया। इस रफ्तार से तो मेरा दिल सचमुच फट जाएगा। टकराना। हालांकि मैं अपने चारों ओर सुरक्षात्मक गांगची ऊर्जा से घिरा रहता हूं, दबाव को दूर करता हूं और गठन को निष्क्रिय कर देता हूं। आगे बढ़ो, कोशिश करते रहो। दर्द के बावजूद मेरे पास अभी भी पर्याप्त आंतरिक ऊर्जा है। रात के आकाश में तारे गतिमान होते हैं और ठंडी सुबह बीत जाती है। शायद इसलिए कि मैं अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति अपने दिल को धड़कता रखने में लगा रहा था। मेरी नसों में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति, जो आमतौर पर मुझे गर्म रखती है, काम नहीं कर रही थी और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। ठंड है, लेकिन सुबह का सूरज जरूर निकलेगा। काश मैं इस सुबह को किसी तरह सहन कर पाता। ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय से ठीक पहले सबसे ज्यादा ठंड होती है। मुझे अपने शरीर से गर्मी कम होती हुई महसूस हो रही थी। कोई बात नहीं, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। मेरे अंदर अभी भी भरपूर आंतरिक ऊर्जा है। इतनी ठंड से मेरी जान तो नहीं जाएगी। ऊपर आकाश,
तारे, मैं आकाश की ओर देखता हूँ और मुझ पर घूर रहे अनगिनत खगोलीय पिंडों पर गुर्राता हूँ। मैं मान करता हूँ कि तुम मेरी जीवन अवधि को फिर से लिखो। दूर से सूरज उगने लगा। ये गर्म है। पिछले जन्म में लगभग इसी समय मेरी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस बार मामला अलग होगा। आकाश स्वयं ही मेरी जीवन अवधि को पुनः लिखेगा। सुबह का सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उगने लगा। मैंने सुबह के सूरज को देखते हुए उम्मीद को थामे रखा, लेकिन तभी काले बादल सूरज को ढकने लगे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ये वह शांत काला बादल नहीं था जिसने खगोलीय घटना के दौरान आकाश और मुझे ढक लिया था। नीली रोशनी से जगमगाते ये बादल अपने नुकीले दांत दिखाते हुए भयंकर जानवरों की तरह लग रहे थे। बूम बूम। मैं आकाश की ओर खाली निगाहों से देखते हुए गांगची से अपने हृदय को उत्तेजित करता रहा। एक साधक की अंतर्ज्ञान शक्ति जो आकाश से आने वाली दिव्य ऊर्जा को सूक्ष्म रूप से महसूस करती है, 7 सितारा अनुष्ठान का एक उपहार है। मुझे दिव्य ऊर्जा का एहसास हुआ जिसने मुझे बताया कि आज मेरा मरने का दिन है। संघर्ष करना व्यर्थ है, आकाश यही कह रहा था। मुझे हंसाओ मत। चमक। मेरे हृदय से प्रकाश फूट पड़ा। मुझसे उत्पन्न तारा आकाश की ओर उड़ गया। तुम्हारा मतलब क्या है कि यह बेकार है? ये क्यों नहीं हो सकता? अगर बादल आए तो मैं उन्हें चीर दूंगा। चमक। गैंगस्फीयर में विस्फोट हुआ और उसने बादलों को एक वृत्ताकार आकार में चीर दिया। लेकिन आसमान में अभी भी बहुत सारे बादल थे और मैं केवल एक छोटा सा छेद ही बना पाया। अन्य बादल नीले रंग में चमकते रहे और भयावह ढंग से गरजते रहे। मैं अपनी जिंदगी फिर से लिखूंगा। मैंने एक और गैंगस्फीयर लॉन्च किया। अगर मुझे सारे बादल भी चीरने पड़े तो भी मैं आज नहीं मरूंगा। और तब, इससे पहले कि गैंगस्फीयर दोबारा आकाश में पहुंच पाता, क्वांग। नीली आकाशीय बिजली की एक लकीर प्रकाश की गति से मेरी ओर गिरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेरी सुरक्षात्मक गैंगची चकनाचूर हो गई। मैंने जो रक्षात्मक मंत्र तैयार किए थे वे टूट गए। मेरी त्वचा झुलस गई, मेरी हड्डियां जलकर राख हो गईं। हे भगवान, एक साधारण सा व्यक्ति जो रिश्तों को महत्व देता है। बस एक साधारण मूर्ख, बस एक इंसान जो थोड़ा और जीना चाहता है। क्या वह इतना बड़ा पाप था? मेरी चीख भी नीली गड़गड़ाहट में समा गई और गायब हो गई। मैंने प्रकाश के बीच आकाश की ओर देखा। आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वे शाश्वत हैं। इसलिए वे एकीकृत सिद्धांत हैं, एक विलक्षण अस्तित्व। मैंने अपने पूरे शरीर और आत्मा से इसकी इच्छा को महसूस किया, जिससे क्यूई रिफाइनिंग 13वें स्टार यूनिफाइड ओरिजिन की प्रक्रिया पूरी हुई। मैंने क्यूई रिफाइनिंग का 14वां स्टार हासिल कर लिया है। फिर अचानक अंधेरा छा गया। जैसे ही मैं ची रिफाइनिंग के शिखर पर पहुंचा, मैं दुनिया से गायब हो गया। यह मेरी 8वीं वापसी थी। अनुवादक की टिप्पणी। 7वां चक्र समाप्त हो गया। अगले चक्र में क्या होगा? मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। ये जंगल की जानी पहचानी खुशबू थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कितना निर्दयी है, मैं बार बार पिछड़ क्यों रहा हूँ? मैंने झटपट हाथ की एक मुद्रा बनाई और अपने उन साथियों को बेहोश करने के लिए नींद का मंत्र इस्तेमाल किया जो होश में आने की कोशिश कर रहे थे। धड़ धड़ धड़। मुझे अपने पिछले जीवन के अंतिम क्षण याद आ गए। आकाश से गिरी दिव्य बिजली ने मुझे झकझोर दिया और अंतिम क्षण में एकीकृत उत्पत्ति के संबंध में अपनी अनुभूति के माध्यम से मैंने क्यूई शोधन के 14वें तारे को प्राप्त कर लिया। वह ज्ञान अब भी मेरे साथ था। आकाश एक विलक्षण सत्ता भी है और शाश्वत भी, और अपने भीतर इस एकता के सिद्धांत को साकार करना। अंततः साधना का मार्ग शायद स्वर्ग के समान बनने के बारे में ही है। मैंने स्वर्ग के सिद्धांत को अपने भीतर समाहित कर लिया था। अब मैं ची रिफाइनिंग के शिखर पर पहुंच गया हूं। 14वें स्टार अनंत आध्यात्मिक बादल को पूरा करने के बाद केवल क्यूई बिल्डिंग का प्रयास करना बाकी था। जिंग अचानक मेरी नाक से खून बहने लगा। चटक चटक। मेरे सिर में असहनीय दर्द होने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें बाहर निकल आएंगी। ओह ओह, मेरी ऊपरी डेंटियन हड्डी की तरह हिल रही थी। मेरे पिछले जन्म में चिशोधन की चरम अवस्था से प्राप्त चेतना मेरे साथ वापस आ गई है। इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। मैं जल्दी से उस जगह की ओर दौड़ा जहां पीले बांस की जड़ें थीं। मैंने मुट्ठी भर जड़ें पकड़ी और उन्हें चबाकर निगल लिया। कुरकुरे कुरकुरे कुरकुरे। जैसे ही मैंने जड़ी बूटियों का सेवन किया, ड्रैगन वेन की हुई विधि की ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। पर्याप्त आंतरिक ऊर्जा के साथ मैंने 5 ऊर्जाओं के मूल की ओर अभिसरण की अवस्था में पहुंचकर कायाकल्प की शुरुआत की। चटक कुरकुरा। मेरे शरीर की हर मांसपेशी और हड्डी मुड़कर फिर से आकार ले लेती है, जिससे सामंजस्य की एक इष्टतम स्थिति प्राप्त हो जाती है। ऊपरी, मध्य और निचले दंतियों का सामंजस्य पूर्णतया संरेखित था। और अंत में चमक। मेरी आंखों से तेज रोशनी निकली और मेरे ऊपरी दांतियान में हो रहा तीव्र दर्द कम हो गया। उफ। मैंने आगे बढ़ने और अपने आंतरिक कोर का निर्माण करने का निर्णय लिया, जिसमें मैंने गांगची को हवा में संघनित किया। गैंगची आपस में जुड़कर एक गैंग स्फीयर का निर्माण करती है।
मैंने धीरे धीरे गैंगस्फियर को अपने दांतियान में समाहित कर लिया। जैसे जैसे वह छटपटाता गया, गैंगस्फियर पूरी तरह से मेरे दांतियन में समा गया। गुंजन। गैंगस्फियर दांतियन की प्रकृति के साथ मिलकर खुद को मजबूती से स्थापित कर लेता है और नए सिरे से विकसित होता है। कुछ समय बाद मैंने अपने दांतियान के केंद्र में अपने आंतरिक कोर की उपस्थिति की पुष्टि की। मुझे लगभग वैसा ही शरीर वापस मिल गया था जैसा मेरे पिछले जीवन में था। उफ, हालांकि मैंने वापसी के बाद से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे तात्कालिक संकट का समाधान हो जाएगा। मुझे अपनी चेतना के बढ़ते आकार की चिंता सता रही थी। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो क्या मैं वापस आकर यह नहीं देखूंगा कि मेरा सिर तुरंत फट गया। इसका समाधान ढूंढना अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो रहा था। ये खतरनाक है। मुझे अपने पिछले जन्म में मुझ पर गिरी दिव्य बिजली याद आई और मैंने उस पर विचार किया। जब मैंने जमकर संघर्ष किया तो ऐसा लगा जैसे वह मुझे जान से मारने पर तुला हुआ हो। इसे तो मूर्ख भी समझ सकता है। आकाश निर्जीव नहीं है। अच्छा, शायद वह विशाल आकाश भी एक निर्जीव वस्तु ही है। लेकिन आकाश के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का प्रवाह, भाग्य का प्रवाह एक जीवित प्राणी की तरह है जो इसका विरोध करने वालों को कुचलने और नष्ट करने का प्रयास करता है। और मुझे इन बाधाओं के खिलाफ लगातार आवाज उठानी होगी। उद्धरण चिन्ह ... पहले मुझे बाकी लोगों को हटाना चाहिए। मैंने अपने सभी साथियों को उठाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे उससे गीले न हों, और उन्हें एक एक करके एक गुफा में ले जाकर लिटा दिया। प्रत्येक वापसी की शुरुआत में होने वाली घटनाएं हमेशा एक जैसी होती हैं। मैंने अपने साथियों को सुला दिया, पीले बांस की जड़ें खाईं और कायाकल्प किया। अगले दिन एक लोमड़ी आए और उसने बड़े चाव से मेरी बाँह काट ली। यह एक अपरिवर्तनीय चक्र रहा है जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आया है। आज तक अभी जो हो रहा है वह मैंने पहले कभी नहीं देखा। लोमड़ी मुझे घूर रही थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... आप, हाँ, हम, अजीब, बहुत अजीब, तुम्हारी गंध विचित्र है। मेरे अचेतन साथियों की अनदेखी करते हुए लोमड़ी चेतना के माध्यम से मुझसे बात करती रही। असल में मैंने तुम्हें देखते ही मार डालने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि तुमने मुझे इस जंगल का स्वामी मान लिया है और अनुष्ठान कर दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। हालांकि मैंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया, फिर भी मुझे एक अजीब सी विसंगति महसूस हुई। लोमड़ी की भावनाएं पहले से कुछ अलग थीं। अजीबोगरीब आभा वाले तुम हट जाओ। मैं दूसरे मनुष्यों में से किसी एक का हाथ या पैर चखूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मुझे एक झटके से एक तरफ धकेलने के बाद लोमड़ी ने अपनी निगाहें किम यंग हून, ओह यून सेओ एक, जियोन म्योंग हून, कांग मिनही, ओह हे सेओ और किम योन की ओर मोड़ लीं। रुको, जंगल के स्वामी, कृपया मेरी बाँह ले लो। मुझे शारीरिक रूप से क्षत विक्षत होने की आदत थी, लेकिन उनके लिए यह इस तरह की भयावहता का पहला अनुभव होगा। लोमड़ी ने मेरी तरफ घूर कर देखा और गुर्राए। जंगल के किसी सदस्य की हिम्मत कैसे हुई जंगल के स्वामी से बहस करने की? अगर तुम मेरा भोजन नहीं बनना चाहते तो अपना मुंह बंद रखो। मैं इन इंसानों का स्वाद चखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या वह जंगल का सदस्य है? ये किस बारे में बात कर रहा है? मुझे लोमड़ी की बातें समझ नहीं आईं। क्या मुझ में कोई अज्ञात परिवर्तन हुआ था? अन्य सहकर्मी भय से जमकर बैठ गए। इसके बाद लोमड़ी ने सबसे करीब खड़ी ओहे सेओ की बाँह को काटकर चबा डाला। क्या? कुरकुरे, कुरकुरे! उप प्रबंधक ओह! मैं तुरंत उसके पास दौड़ा, उसे नींद की दवा देकर सुला दिया और कटे हुए अन्न पर दर्द निवारक जड़ी बूटियां लगाईं। बढ़िया नहीं, स्वादिष्ट नहीं, मैं इन्हें दोबारा नहीं खाना चाहता। मैं अब चलता हूँ। लोमड़ी ने बेपरवाही से मुड़कर छलांग लगाए और मुझे अचंभित छोड़कर चली गई। मैंने ओह ये सेओ के लिए और अधिक दर्द निवारक जड़ी बूटियां पीसीं। सिर्फ लोमड़ी ही अजीब नहीं थी। सस, 2 सिरों वाला एक लाल सांप। सांप ने मेरी तरफ देखा और अपनी जीभ बाहर निकाली। विचित्र, तुम क्या हो? तुम इंसान लगते हो, लेकिन शायद नहीं। उलझन भरा, मानव नहीं। मैं असमंजस में था, इसलिए मैंने सांप से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... माफ कीजिए, अगर मैं इंसान नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या हो। खैर, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। चलो दूसरे इंसानों का खून चखते हैं। पहले की तरह ही सांप ने जियोन म्योंग हून के मुंह से एक घूंट खून चूसा और उसे बेस्वाद पाकर चला गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या बकवास है? जॉन म्योंग हून ने अपने घायल हाथ को पकड़ लिया और दांत पीसते हुए जोर जोर से सांस ली। उद्धरण चिन्ह ... मैं कुछ जड़ी बूटियां लेने जाता हूँ। तुम यहीं इंतजार करो। मैंने ट्रांससेंडिंग कल्टीवेशन और एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स के रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए जंगल में प्रवेश किया। फिर मैं तेजी से सांप की ओर दौड़ा, जो पहले ही काफी आगे निकल चुका था। ये सांपची निर्माण के प्रारंभिक स्तर पर है। चमक, बूम! मेरी हथेली से निकली गैंगस्फियर सांप की ओर उड़ गई।
सांप ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर गैंगस्फियर की शक्ति को देखते हुए तुरंत लुढ़क कर बच निकला। मानसिक जुड़ाव। एक गैंगस्फियर बनाने के बाद मैंने उसकी चेतना को अपने भीतर समाहित कर लिया। दो चेतनाओं के जुड़ाव ने मेरी मानसिक क्षमताओं को दोगुना कर दिया। जिप। एक कदम बढ़ाते ही ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष ही सिकुड़ गया हो। सांप को ऐसा लगा होगा जैसे मैं अचानक समय को पार करके उसके पास पहुंच गया हूं। बूम। मैंने सांप के पेट पर लात मारी, जिससे वह हवा में उछल गया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सांप चीखा और उसने मेरे सामने अपने दांत दिखाए। हालांकि ट्रांससेंडिंग कल्टीवेशन और एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स के रिकॉर्ड से इसकी धारणा को क्षत विक्षत करने के बाद मैं पास पहुंचा और सांप के एक सिर पर घुटने से प्रहार किया। बस इतना ही। दो सिर वाला सांप, जो पहले काफी दुर्जय प्रतीत होता था, अब उतना मजबूत नहीं दिख रहा था। बेशक लोमड़ी अब भी बेहद ताकतवर है, लेकिन कम से कम इसे तो मैं संभाल सकता था। पैर पटको। मैंने सांप के एक सिर पर पैर रखा और मांग की, बोलो, अगर मैं इंसान नहीं हूं तो मैं क्या हूं? फुफकार फुफकार फुफकार। सांप घबरा गया और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसके हाव भाव के रंग से ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपने शब्दों पर विचार कर रहा है। मुझे ये पता लगाना था कि लौटते समय लोमड़ी और सांप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे, इसलिए मैंने उनसे सख्ती से पूछताछ की। अगर तुम अभी नहीं बोले तो ये सिर। ठीक है, मैं बोलूंगा। दो सिर वाले लाल सांप ने अपनी आंखों में भयभीत भाव लिए हुए बात की। तुम हमारे जैसे ही लगते हो, इसीलिए जंगल के स्वामी और मैंने तुम्हें बिना किसी कारण के गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या वे उन्हीं की तरह के हैं? ये सुनकर मुझे हास्यास्पद महसूस हुआ। ये सांप और मैं एक ही प्रजाति के कैसे हो सकते हैं? लेकिन ऐसा लग रहा था कि सांप सच कह रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसमें से थोड़ा सा सांप का जहर लिया और उसे छोड़ दिया। उस लोमड़ी के विपरीत, जो हमेशा लालच से मेरी बांह पर झपटती थी, उस सांप को एक सज्जन माना जा सकता है, जिसने खून की सिर्फ एक घूंट ली और फिर हमें अकेला छोड़ दिया। ये देखते हुए कि लोमड़ी ने मुझे भी अपनी प्रजाति का हिस्सा माना था, शायद उन्होंने मुझे किसी प्रकार का दानव समझा होगा, न कि सांप। लेकिन क्यों? मुझे अचानक राक्षस की तरह क्यों समझा जा रहा है? मैंने क्या किया? इन विचित्र विचारों में डूबा हुआ मैं गुफा के आसपास के इलाके में लौट आया। इसके बाद मैंने एक विधि परिवर्तनकारी दांतयान की रचना शुरू की और स्वर्गीय प्राणियों के साधकों के आगमन की तैयारी की। 2 दिन बीत गए। मैंने विधि परिवर्तनकारी डेंटियन का निर्माण किया और पृथ्वी के शासत्य शब्दों का जाप करके एक आध्यात्मिक मेरिडियन को सफलतापूर्वक सक्रिय किया, जिससे क्यूई शोधन प्रथम तारा में प्रवेश हुआ। जिस प्रकार मैंने अर्थ लीडर स्टार को सक्रिय करने में सफलता प्राप्त की थी। चमक। परिचित चेहरे एक बार फिर आकाश से नीचे उतरे। वे जिन ब्यूक हो, व्हाइट बोन घोस्ट डेविल और सर चांद हो थे। सौभाग्य से हो या दुर्भाग्य से, यहाँ कुछ भी नहीं बदला। सर चांद हो ने अपने नीले उपचार मंत्र से ओह हे सेव की बांह को पुनर्जीवित कर दिया। इन तीनों ने अपनी अपनी ओर आकर्षित किया। जियोन म्योंग हून, जिसके पास स्वर्गीय स्वर्ण वज्र शरीर था, कांग मिन्ही, जिसने भूतिया यिन रूपांतरण अमर मूल को जागृत किया था, और ओह यून सेओएक, जिसके पास अद्वितीय पवित्र शरीर था। जब जिन ब्यूखों ने अपने अद्वितीय घातक आध्यात्मिक जड़ स्कैन से मेरे पूरे शरीर की जांच शुरू की, जिन ब्यूखों के चेहरे पर असमंजस का भाव दिखाई दिया। ये क्या है? क्या तुम कोई दानव हो? दोबारा वे मुझे राक्षस क्यों कह रहे हैं? क्या यह मेरी चेतना के आकार के कारण है, या क्या दिव्य प्राणी साधक अपने शिष्य की आत्मा को देख सकते हैं, जिससे मेरी अनूठी मानसिक दुनिया प्रकट हो सके? लेकिन जिन ब्यूक हो, व्हाइट बोन घोस्ट डेविल और सर चांद हो सभी मेरे प्रति उदासीन प्रतीत हुए और मुझे वहीं पास में छोड़कर चले गए। दिलचस्प गुण हैं, लेकिन भले ही आप सम्मानजनक व्यवहार करें, मैं पहले से ही अद्वितीय पवित्र शरीर के बोझ से दबा हुआ हूँ। मैं आपको चोंगमुन कबीले के लिए सिफारिश देता हूँ। सर चांद हो ने अपनी उंगली से इशारा किया और मुझे चोंगमुन कबीले की सिफारिश का प्रतीक दिखाया। मैंने विनम्रतापूर्वक सर चांद हो के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सावधानीपूर्वक जिन ब्यूखों से पूछा, आदरणीय साधक, मैं स्वर्ण दिव्य स्वर्गीय वज्र संप्रदाय की प्रतिष्ठा का हमेशा से प्रशंसक रहा हूं और विशेष रूप से स्वर्ण दिव्य स्वर्गीय वज्र संप्रदाय के यांग सूजिन का। क्या आप कृपया मुझे पूर्वज यांग सूजिन के अभिलेखों की प्रतिलिपि बनाने की कृपा प्रदान कर सकते हैं? जब मैंने उनसे शेंगजी की भाषा में पूछा तो जिन ब्यूखो चौंक गए और उन्होंने उसी भाषा में उत्तर दिया। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं श्री जिन के अभिलेखों को प्राप्त करना और उन्हें पीढ़ियों तक संरक्षित रखना चाहता हूं, ताकि निचले लोकों में अनगिनत जीव श्री जिन और स्वर्ण दिव्य स्वर्गीय वज्र संप्रदाय की प्रशंसा कर सकें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिन ब्यूखो कुछ देर विचार करते हुए दिखे, फिर उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया, नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्यों नहीं? अगर मैं ना कहूं तो ना ही है। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। लेकिन ठीक है,
चूंकि तुम सम्मान दिखाते हो, अगर तुम्हें वाकई हमारे इतिहास के बारे में जानने की उत्सुकता है तो उस महान पर्वत श्रृंखला पर जाओ जहां गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट हुआ करता था, विशेष रूप से शैटर्ड हेवन पीक पर। वहां कई गुफाएं हैं जिनमें ऐतिहासिक अभिलेख संग्रहित हैं। यदि आप उन्हें खोज निकालते हैं तो वे आम जनता को ज्ञात बिखरे हुए इतिहासों की तुलना में काफ़ी विस्तृत होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जिन ब्यूखो के सामने प्रणाम किया और वह मन ही मन प्रसन्न प्रतीत हुआ, हालांकि उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई परवाह नहीं है। इस बार उन्होंने अनावश्यक रूप से बिजली नहीं गिराई। खैर, खुशी है कि सब ठीक रहा। जिन ब्यूखो और वाइट बोन घोस्ट डेविल के बारे में जब तक आप उन्हें ज़्यादा उकसाते नहीं हैं तब तक चीज़ें आमतौर पर ठीक रहती हैं। अगला दिन आ गया। मैंने किम यंग हून को पिछले जन्म में जो ज्ञान दिया था उसे पुनः स्थापित कर दिया, जिसमें उनके द्वारा एक दिन पहले सर्वश्रेष्ठ पथ और मार्शल आर्ट के अभिलेख में जोड़े गए परीक्षणों और त्रुटियों के रिकॉर्ड भी शामिल थे। कुछ ही दिनों में ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। अब समुद्री ड्रैगन राजा ओहे सेओ को लेने आएगा। मैंने किम योन को फिर से सागर ड्रैगन राजा के हवाले करने, किम यंग हून को कहीं और भेजने और फिर लगभग 10 वर्षों तक आरोहण पथ में अभ्यास करने के बाद चले जाने की योजना बनाई थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आसमान में तूफान छा गया था। उसी क्षण मैंने समुद्र ड्रैगन राजा सियो हवोल को गुफा में प्रवेश करते और ओहे सियो की नाड़ी की जांच करते देखा। तुम हो? मैं सियो हवियोल, सागर ड्रैगन राजा हूँ। मैं जिज्ञासावश यहाँ आया हूँ क्योंकि इस लड़की ने हवा और बारिश को बुलाया था। लेकिन तुम नश्वर प्राणी। मेरी निगाहों से मिलते ही उसके शब्द रुक गए। चौंक गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप? वह मेरे पास आया। हम? दिलचस्प। क्या आप शायद एक अर्धमानव हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ करें, क्या तुम इंसान और दानव के संकर हो? कभी कभार ऐसे प्राणी भी होते हैं। उसके सवाल से मैं असमंजस में पड़ गया और मैंने भावहीन होकर जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं हूँ। क्या आपको मुझ में कोई राक्षसी आभा महसूस हो रही है? फिर सियो हवेओल ने हैरानी भरे चेहरे से पूछा, क्या तुम अर्धमानव नहीं हो? तो फिर तुम क्या हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम दानव नहीं हो जबकि तुम्हारे अंदर दानव का मूल तत्व मौजूद है? माफ करें, दानव कोर। इन अप्रत्याशित शब्दों को सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। अनुवादक की टिप्पणी, ब्यामन कोर। कुछ ही देर में एक अतिरिक्त दानित अध्याय आ रहा है। टिल्डा।